देखो जिसका डाउट है, लास्ट में जब रिकॉर्डिंग ऑफ करूंगा तो पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास तक हम लोग एसेंस ऑफ एथिक्स देख लिए थे, ठीक है। उस लास्ट क्लास में हम लोग एथिक्स का मीनिंग देखे, एसेंस ऑफ एथिक्स देखे, और एसेंस ऑफ एथिक्स देखने का पर्पस ये था कि जैसे मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं एक्स जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है, कोई एक ऐसे कोऑर्डिनेट्स होता है 3D में, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पर्टिकुलर इस जगह पे खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ। तो इसको बताने के लिए कि मैं कहाँ पे हूँ एग्जैक्टली, वो एक्स एक्सिस से भी आता है, वाई एक्सिस से भी आएगा कोऑर्डिनेट, और जेड एक्सिस से भी आएगा, ठीक है। तो वही चीज, वो एसेंस ऑफ एथिक्स वही था कि मैं एथिक्स डिफाइन कर दिया हूँ, एथिक्स डिफाइन कर दिया हूँ, लेकिन और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या किया, तो एथिक्स को अब कंपेयर कर रहा हूँ कि मोरल के साथ क्या है लेना देना उसका, फिर कंपेयर कर रहा हूँ लॉ के साथ क्या लेना देना है उसका, फिर कंपेयर कर रहा हूँ वैल्यूज के साथ क्या लेना देना है। तो इससे क्या हो रहा है कि मुझे और क्लैरिटी आ रहा है कि अच्छा एथिक्स तो ये था, वैल्यू के साथ वो ये डिफरेंस है, लॉ के साथ उसका सब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी देख रहे थे तो एथिक्स का हाई था, लेकिन जब मोरल्स के साथ देख रहे हैं सब्जेक्टिविटी, तो कम है एथिक्स का मोरल से सब्जेक्टिविटी। तो ये चीज हम क्यों कर रहे थे, ताकि हमको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ सके। और इस पे क्वेश्चंस में बता रहा था कि जैसे क्वेश्चन पूछ चुका है, यहाँ पे हम देखे भी थे कि क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछा और ओपीएससी भी पूछा है, ठीक है, ओपीएससी 2 बार पूछा है, ठीक है, 2 बार पूछा है। इसी टॉपिक के आसपास है, लीगैलिटी वर्सेस एंड मोरालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लीगैलिटी एंड मोरालिटी बोला, तो तुमको मोर और लेस याद रखने के लिए क्या बोला था, मेवा, मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, ये तीनों अप्रोक्स अप्रोक्स सेम ही है। मतलब अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इनके लिए एक मैंने ऐसा आंसर मैंने बता दूंगा कि तुमको नहीं आ रहा है, जैसे मान लेते हैं एटीट्यूड में कुछ भी ब्लैंक ही हो गए हो और हार्डली 7 मिनट बचा है या 5 मिनट बचा है, तुम्हें 2 क्वेश्चन लिखना है, तो उस केस में जो मैंने जो जो कुछ भी पढ़े रहोगे मोरल के लिए, वही चीज वहां पे लिख के आ जाना कम से कम, ठीक है, कम से कम वही लिख के आना, क्योंकि वहां पे पेपर कंप्लीट करना सबसे बड़ा ये होता है, चैलेंज है, मैंने सबसे बड़ा चीज है वहां पेपर कंप्लीट करना। तुम्हारा जो नॉलेज है वो दिखेगा कॉपी में तब दिखेगा जब तुम प्रैक्टिस करके गए रहोगे या रिवीजन करके गए रहोगे। लेकिन अगर नहीं भी है और फिर भी थोड़ा बहुत लिमिटेड नॉलेज है, बस उसको अप्लाई करके आ गए हो, तो भी तुम मैंने मान लेते हैं कि कम बेसी होगे तुम मैनेज कर ले जाओगे वहां पे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे कैसे कि लॉ वर्सेस एथिक्स, और फिर नीचे भी देखे थे एक तो क्वेश्चन जहाँ पे सिंपली पूछा था कि लॉ और एथिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं। और मैं बेस्ट बोला एथिक्स करने का तरीका क्या कि यहाँ से थ्योरी पढ़ लेना, ठीक, और जाके पीवाईक्यू सॉल्व करना, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करना यूपीएससी का। मैं दिखाया था लास्ट क्लास में भी कि कैसे यूपीएससी का ही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया है लास्ट ईयर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, मॉडर्न टेक्नोक्रेट इकोनॉमिक सोसाइटी में पूछा था, यूपीएससी पूछा था, है ना। और ओपीएससी भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन रख दिया मेंस में, ठीक, सेम टू सेम है, बस मार्किंग का अलग है, ये 20 मार्क्स का पूछा, ये 10 मार्क्स का पूछा था। तो फिर आजकल देखेगा जब एक्चुअली होता क्या है ना कि हम लोग डिस्क्रीट पढ़ेंगे ना, अगर सिर्फ एथिक्स का मैंने एथिक्स एज ए ह्यूमन इंटरफेस पढ़े, सिर्फ वैल्यू पढ़े, तो क्वेश्चन क्या हो रहा है ना कि कुछ इसके साथ इसको मिला दे रहा है, ठीक है, वैल्यूज के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को मिला देगा, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस पब्लिक सर्वेंट का क्वालिटी के साथ मिला देगा। तो जब एथिक्स का तुम्हारा बेस्ट, जब तुम्हारा आंसर कब लिख पाओगे अपना आंसर बेस्ट, जब तुम पूरा ओवरऑली तुम सब कुछ पढ़ लिए रहोगे। तो जब तुम क्वेश्चन देखोगे यूपीएससी का या ओपीएससी का, तुमको दिखेगा कि थोड़ा सा पार्ट तो ये कह रहा है इसका, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट क्वालिटीज क्या होना चाहिए, पूछ रहा है पब्लिक सर्वेंट का वैल्यूज क्या होना चाहिए, और फिर देखोगे थोड़ा सा वहां पूछा रहेगा कि तुम एथिक्स मतलब समझ क्या रहे हो, ठीक। तो अभी मैं दिखाते जाऊंगा क्वेश्चन कि अच्छा ये देख लेना, ये देख लेना। तो उसमें कुछ आधा पार्ट जो होगा वो आधा पार्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन घबराना नहीं है कि मैंने ऐसा छोड़ के भाग जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आज देखने वाले थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। वो तो हम देखें कि एथिक्स को समझने के लिए हम एसेंस जान गए, उसका कोर वैल्यूज क्या था, उसको पकड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स पकड़े उसका क्या, कि मोरल ये है। कोई कुछ कह रहा है क्या, ठीक है। जिसका भी कुछ डाउट होगा बीच में, वो लास्ट में मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा मैं, ठीक है, 9 बजे क्लास खत्म होता है, सफिशिएंट टाइम दूंगा तुमको डाउट पूछने के लिए, जो भी डाउट होगा पूछ लेना। अभी जितना है वो मुझे नहीं लग रहा है कि आज पूरा खत्म हो पाएगा, और बहुत लोग पीडीएफ मांग रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि पीडीएफ दे दूँ पूरा, ठीक है, लेकिन खत्म होगा तभी दूंगा, मैं पहले नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जब भी मैं उसको ये पढ़ते रहता हूँ खुद से के लिए, जब तुमको पढ़ाने के लिए जब देखते रहता हूँ मैं, तो उसमें करेक्शन बहुत होता है मेरे से, तो इसलिए मैंने ऐसा करेक्शन करूंगा। बिना पढ़ाए तुमको ये कर दिया तो फिर अगर बिना करेक्शन का दे दिया तो तुम उसी को गलत चीज पढ़ लोगे, इसलिए क्लास खत्म कराऊंगा तभी पीडीएफ दूंगा, चाहे आज खत्म हो या कल खत्म हो, ठीक। तो अब सेकंड पार्ट था हमारे डिटर्मिनेंट्स जानने का। क्या थे डिटर्मिनेंट्स, कि फैक्टर क्या है, कि ऐसा क्या क्या देखेंगे इससे पता चलेगा कि जो एक्ट है वो मैंने एथिकल आदमी हो रहा है या एथिकल आदमी चीज सीख रहा है, तो कौन कौन चीजों से मैंने एथिक्स को अपने आप में इंग्रेन कर रहा है वो, ठीक है, इनकलकेट कर रहा है, कहाँ कहाँ से कर रहा है, कौन सा एक्शन एथिकल है नहीं है वो पकड़ेंगे, एथिकल और नॉट वो यहाँ से पकड़ेंगे फैक्टर, ठीक। इस पे क्वेश्चन वो पीएससी पूछ लिया,
और यूपीएससी जब स्टार्ट किया था एथिक्स एज ए सब्जेक्ट, तो वो भी यहीं से उठा उठा के डायरेक्टली पूछ रहा था। इनफैक्ट 2024 में भी डायरेक्टली 2024 में ही पूछा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के बारे में। नीचे रखा हूँ, दिखा दूंगा। नीचे रखा हूँ, सॉरी, नीचे रखा हूँ, दिखा दूंगा। पूछा है मेजर डिटर्मिनेंट्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल पूछा है। अब कैसे पकड़ते हैं कि इंडिविजुअल फैक्टर क्या क्या है जो एथिक्स को तुम्हारे अंदर इनग्रेन कर रहा है, या तुमको बता रहा है कि हाँ, मेरे लिए कोई कंडक्ट है वो एथिकल है या अनएथिकल है। ठीक, तो मोरल हो गया तुम्हारा, तुम्हारा खुद का मोरालिटी जो तुम बचपन से डेवलप करते आ रहे हो। अब ब्रिंगिंग तुम्हारा कैसा और एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा, उस पर डिपेंड करता है। तुम्हारा कॉन्शियस ह्यूमन कॉन्शियसनेस तुम्हारा कैसा है, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कैसा है। नॉलेज तुम्हारा जो, अब तुम कौन सा किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, किस टाइप का किताब पढ़ रहे हो, किस टाइप का तुम बुक्स पढ़ रहे हो, उससे भी तुम्हारा इन्फॉर्मेशन तुम जो गेन कर रहे हो किससे गेन कर रहे हो, वो सब मैटर करेगा यहाँ पे। तुम्हारा वैल्यूज क्या है, फैमिली वैल्यूज हो कि सोसाइटी वैल्यूज क्या है, वो सब मैटर करेगा तुम्हारा इंडिविजुअल एथिकल कंडक्ट को डिसाइड करने में कि तुम्हारे लिए एथिक्स क्या है। तुम किस पैरा क्या कौन सा पैरामीटर पे तुम कहोगे कि मेरे लिए ये कंडक्ट जो है वो एथिकल है या अनएथिकल है, क्योंकि जो तुम सीखोगे उसी पे तुम जज करोगे ना। तो ये इंडिविजुअल फैक्टर में ये सब हो गया। ठीक, राजा राम मोहन राय का जो मोरल मोरल जो था वो सती को लेके अगेंस्ट में था। पले बड़े कहाँ थे, लेकिन वो बुक्स पढ़े थे, नॉलेज पढ़े थे। वो उनका जो वैल्यू था कि वुमेन वुमेन को भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, उस पर था उनका वो, मैंने क्या बोलते हैं कि उसको फेमिनिस्ट वैल्यूज कह लो, कि मैंने फीमेल को भी इक्वली मैंने स्टेटस मिलना चाहिए, बल्कि उनका उस पर था। और नॉलेज उनका जो था वो लिए थे, वो इंग्लिश नॉलेज उनके पास था ढंग का, बहुत सारे डिफरेंट बुक्स पढ़े थे, डिफरेंट लैंग्वेज पढ़े थे, ग्रंथ पढ़े थे, तो उनका जो भी नॉलेज वैल्यू था वो दिख रहा था उनका। इसे ही आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल अभी रिसेंटली न्यूज में भी थी, एक 15-20 दिन पहले, दुर्गा शक्ति नागपाल कुछ ऐसा हॉस्पिटल मैंने, एग्रीकल्चर को इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, वहाँ पे वो एज ए रेंट बिना रेंट दिए रह रही थी, उनको भी पेनल्टी लगा है 1.5 सीआर का कुछ। ठीक है, तो दुर्गा शक्ति नागपाल कुछ ऐसा, मैंने ये आईएएस ऑफिसर है जो बहुत ब्रेवली डिसीजन लेती हैं, और ऐसा बहुत सारे मैंने हाईलाइट किए हैं स्कैम। तो ये इंडिविजुअल फैक्टर है। अभी बस खाली याद रखो कि इंडिविजुअल फैक्टर मैटर करता है किसी का एथिकल कंडक्ट को जज करने में, कि हाँ एथिकल है कि नहीं। वो खुद से बैठ कर देखे कि हाँ मैं जो कुछ भी काम देख रहा हूँ, जो भी एक्ट कंडक्ट देख रहा हूँ, एथिकल है कि नहीं। वैसे ही सिचुएशनल फैक्टर होता है कि सोसाइटी से भी, सोसाइटी किस टाइप का एथिकल कंडक्ट कर रहा है। पीर पीर मतलब तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा तुम्हारा एथिकल कंडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्या सेफ्टी को वैल्यू दे रहा है, सेफ्टी को वैल्यू दे रहा है। जैसे कि मान लो टाटा, टाटा देखोगे तुम, ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में टाटा का प्रेजेंस है, हर एक इंडस्ट्री। तुम लोहा से स्टार्ट करो, कपड़ा से बोलो, घड़ी से बोलो, तुम जहां बोलोगे तुम वहां टाटा है। फूड सब जगह है, एक्सेप्ट एक जगह, कहाँ पे, इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट मतलब टाटा कोई अल्कोहल या पान मसाला इस टाइप का कोई बिजनेस नहीं करता है। ठीक, क्योंकि उसका मकसद क्या है, ह्यूमन सेफ्टी। ठीक, वो बिजनेस करना चाहता है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। ठीक, तो उसका वो है। और लेकिन कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कह रहा होगा कि नहीं, मेरे को तो प्रॉफिट मैक्सिमेशन चाहिए। सबको पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमेशन कहाँ है, इंटॉक्सिकेंट में। क्योंकि आदमी को नशा होता है तो लत लग जाता है, तो फिर वहां से आदमी घर बेच के, जमीन बेच के भी पैसा देता है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो ये सब कुछ मैटर कर रहा है, सर्कमस्टेंसेस की किस सिचुएशन में कौन पड़ा हुआ है, कौन किस सिचुएशन में है। जैसे हाइंस डिलेमा था, तो उसको, उसका एथिक्स जो भी हो, उसका एथिक्स जो, उसका सिचुएशन क्या था कि बीवी बीमार है और उसको चाहिए दवा, उसके पास पैसा नहीं है। या तो बीवी को मरते हुए देख ले, अदरवाइज वो चोरी करके दवा खिला दे। सर्कमस्टेंशियल बेस्ड था। सिगरेट इज बैड फॉर हेल्थ, बट आउट ऑफ इन्फ्लुएंस कोई भी मैंने ड्रिंक करने के लिए तैयार हो जाता है, पीर प्रेशर में, कह रहे एक कस मार के तो देख क्या हो रहा है, देख ले। ठीक है, तो वो सीन है। अब ये तुम ऐसे डिटरमिनेंट्स देख लिए, मैं कुछ बता रहा हूँ उसको रट लो। अभी रट लोगे तो तुमको दिखाऊंगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन वही था कि मेजर डिटरमिनेंट्स बताओ कि कैसे एथिकल एक्शन विद सुटेबल एग्जांपल बताना था तुमको। अब एमआरएफ टायर जानते हो, एमआरएफ टायर, ठीक है, एमआरएफ टायर, रिसिप्ट, बिल बिल वाला रिसिप्ट, इसमें रिसिप्ट में थोड़ा ऐसा स्पेलिंग, हाँ सही है, स्पेलिंग गड़बड़ है, ये साइलेंट है खाली, एक ये नहीं लिखा हूँ। कुछ बना देता लेकिन उतना नहीं था टाइम, तो रहने दो। लेकिन फिर भी इतना रख लो, मोरल, एमआरएफ, एमआरएफ रिसिप्ट, एमआरएफ का टायर अगर खरीदे उनको रिसिप्ट मिलेगा। और एक है कोड पीजी, कोड पीजी, ठीक है, कोड पीजी याद रखो। मोरालिटी फैक्टर है, मोरल मोरल एक फैक्टर है एथिक्स, रिलीजन एक फैक्टर है एथिक्स का, फैमिली भी एक फैक्टर है एथिक्स का, रीजन कि तुम किस रीजन में तुम्हारा जन्म हो रहा है, किस रीजन में तुम रह रहे हो, वो भी मैटर करता है। जैसे कि मान लो वेस्ट वेस्ट और ईस्ट में एथिकल कंडक्ट दोनों का अलग अलग है, तो रीजन भी मैटर करता है। एक्सपीरियंस, तुम्हारा एक्सपीरियंस वर्क कॉर्पोरेट को लेके क्या है, कि ग्लोबलाइजेशन को लेके क्या है, दूसरे का कुछ और हो सकता है। कोई बोलेगा कि नहीं ग्लोबलाइजेशन गलत है, कोई बोलेगा कि नहीं सेल्फ रिलायंस अच्छा चीज है, ग्लोबलाइजेशन गलत है। ठीक,
इंट्यूशन, तुम्हारा इंट्यूशन के ऊपर भी रहता है डिपेंडेंट, इंट्यूशन कि तुम्हारा इंट्यूशन क्या कह रहा है। फिर पर्पस, कि किस पर्पस से कोई काम कर रहे हो, किस पर्पस से तुम कोई काम कर रहे हो, वो भी तुम्हारा बताएगा कि तुम उस कंडक्ट एथिकल कंडक्ट कर रहे हो कि नहीं। जैसे हाइंस के पास क्या था, पर्पस उसका क्या था कि बीवी को बचाना है, तो वो आउट ऑफ कंपल्सन वो चोरी कर लिया वहां पे मेडिसिन। ठीक है, तो पर्पस भी बताएगा कि पर्पस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कोई कंडक्ट एथिकल है कि नहीं, वो उसको जज करने के लिए। फिर टाइम, अब टाइम कैसे, एलजीबीटीक्यू जो थे उनको मिला कब, सोसाइटी में सेम सेक्स मैरिज या फिर जो मैंने सेम सेक्स जो रिलेशनशिप में रहते हैं वो चीज सोसाइटी में इलीगल था, इलीगल कह लो कि या फिर अनएक्सेप्टेबल था। लेकिन आफ्टर नालसा जजमेंट वो चीज को एक्सेप्ट किया गया लीगली। लेकिन अभी भी वो सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं है। अभी रिसेंटली 4 दिन पहले एक एडिटोरियल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें कह रहा था कि जुडिशरी को एक्शन लेना पड़ रहा है ताकि ट्रांसजेंडर या फिर जो भी एलजीबीटी उनको राइट्स दिया जा सके। ठीक है, एक देखा था मैं, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि अभी जुडिशरी क्या किया उसके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वो न्यूज को मैं रखा हूँ अभी, मैं सोशल जस्टिस में रख लिया हूँ कि उसको मैं बताना है तुमको। वनरेबल सेक्शन में एक टॉपिक है सोशल जस्टिस, तो वहां पे वो टॉपिक भी मैं ही ले रहा हूँ, तो बताऊंगा कैसे। अब टाइम है कि पहले से नहीं चला रहा था, अब है कि उनको राइट्स मिलने लगा है। तो उस समय तक इलीगल था या अनएथिकल था जो भी है, लेकिन अब उसको लीगल किया गया है, उसको सोसाइटी सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगा है। पहले लिविंग रिलेशनशिप का ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन अब सोसाइटी स्पेशली अर्बन सिटीज उसको एक्सेप्ट करने लगे कि हाँ चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए अनएथिकल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कि टाइम भी मैटर करता है। या फिर ऐसे भी समझ लो कि एंशियंट इंडिया में एलिफेंट किलिंग जो था, जो भी मारता था उनको मैंने टाइटल मिलता था कि गजराज, कि कुछ ऐसा एलिफेंट को मारने वाला कोई ऐसा अधिराज करके कुछ टाइटल दे देता था कि हाथी को मार रहा है तो बहुत बड़ा सूरवीर होगा कोई। ठीक है, एंशियंट इंडिया में। अब होगा उस समय पॉपुलेशन एनिमल ह्यूमन पॉपुलेशन कम होगा, तो एलिफेंट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा, तो जो भी एलिफेंट परेशान करते होंगे तो उसको मारने से उसको बहुत बड़ा बड़ा नाम दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में एलिफेंट को मारोगे तो डब्ल्यूपीए में चल जाओगे अंदर। समझ गए? तो वो चीज है कि टाइम भी मैटर करता है कि कौन कंडक्ट एथिकल है कि नहीं है। तीसरा और नेक्स्ट जो है, कोड पीजी में कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन भी तुमको हमारे लिए बहुत सारा बॉर्डर लाइन फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन कर दिया है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। ये भी एक पैरामीटर है, फैक्टर है जो कोई कंडक्ट एथिकल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन तुम किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, जैसे कि बताया तुमको मैं कि टाटा हो गया, कि जो बता रहा है कि टाटा, देखो रतन टाटा का डेथ होने के बाद भी जो टाटा का जो रेस्पेक्ट है जो लोगों के नजर में वो है। ठीक है, वो है, वो हर चीज बेचते हैं वो। ठीक है, हर चीज बेचते हैं सिवाय बताया कि इंटॉक्सिकेंट वगैरह छोड़ के। डिवाइन कमांड थ्योरी, अब जो धर्म रिलीजियस बुक्स है वहां से बहुत कुछ आदमी सीख रहा है। गीता की हो गया, कुरान की हो गया, बाइबल की हो गया, तुम्हारा गुरु ग्रंथ, सीख रहा है आदमी वहां से भी एथिकल कंडक्ट सीख रहा है, ये भी एक फैक्टर है। और पर्सनालिटी, कोई ये पर्सनालिटी इसलिए हम पीस से बनाए हूँ जबरदस्ती में, क्योंकि जैसे अब देखो कि तुम्हारा आइडियल कौन है। अब मुझे मुझे पसंद है विराट कोहली, रोहित शर्मा, मुझे पसंद है सचिन। ठीक है, तो मैं उनके आइडियल, उनके पर्सनालिटी को मैं ये करके देखता हूँ कि अच्छा इनका ये पर्सनालिटी ये है। मुझे पसंद है शाहरुख खान, मुझे पसंद है सलमान खान, उनको मैं आइडियलाइज करके मैं अपने अंदर इंकलकेट करते रहूंगा वैल्यूज या एथिक्स। ठीक है ना, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है पर्सनालिटी, कि तुम किस पर्सनालिटी को तुम लाइक कर रहे हो, किस पर्सनालिटी को तुम पसंद कर रहे हो, वो भी तुम्हारा फैक्टर डिसाइड करेगा क्या करने में, एथिकल कंडक्ट करने में। और जी से गवर्नमेंट, तुम किस गवर्नमेंट के अंडर में रह रहे हो। अभी देख लो पाकिस्तान कितना भी है, कितना भी है, मैंने उसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड 200 हो गया है। ठीक है, 200 है, लेकिन जैसा गवर्नेंस है वहां के लोगों को अभी भी मैंने क्या बोलते हैं, गुर्बत में जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं खाने पीने के, लेकिन बोलते हैं लड़ेंगे हम। ठीक है, तो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि सोसाइटी एथिकल किस टाइप में होना है नहीं होना है, वो गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल फैक्टर है एक। ठीक, अब ये तुमको कह रहा हूँ कि मैं याद रख लेना एमआरएफ रिसिप्ट। अभी जो एक जितना भी कीवर्ड यहाँ लिखा हूँ, जहाँ जितना भी कीवर्ड लिखा हूँ, इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज बोला है। ठीक है, कि क्या करना है तुमको, कैसे रहना है एथिकली। ठीक है, यूसीसी वगैरह, और जो भी डीपीएसपी है कि सोशल जस्टिस करना है, ये सब बता रहा है क्या कि तुमको अच्छा, मैंने अच्छा बनना है, क्योंकि सोसाइटी कैसा सोसाइटी चाहिए तुमको, हार्मोनियस सोसाइटी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का भी बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन जब अच्छा हो, तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब ये अटैक हुआ था ना, ताज अटैक 2000, सॉरी ताज था, ताज होटल अटैक 2009 में, तो इंडियन एक्सप्रेस उसको कवर किया था 2022-23 में कवर किया था एडिटोरियल, कि ऐसा मैंने रिसर्च किया गया कि जब अटैक हो रहा था वहां पे, तो देखा जा रहा था कि जितने भी स्टाफ थे ना ताज के, वो लोग ना किसी भी, जो भी वहां पे एज ए कस्टमर वहां पे सर्विस लेने गए थे, उनको छोड़ के नहीं भाग रहा है कोई। ठीक है, जितने भी फॉरेनर थे वो बोले कि हमें कोई छोड़ के नहीं भागा वहां पे। इसके ऊपर रिसर्च हुआ कि भाई ऐसा क्या था कि स्टाफ लोग अपना जान का बाजी लगा के बचा रहा है जो भी कस्टमर आए हैं उनको, ऐसा क्या बात था। तो पता क्या चला कि
पता क्या चला कि वो ताज उन्हीं स्टाफ को हायर कर रहा था, उन्हीं स्टाफ को हायर कर रहा था जो जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। ठीक है, जो जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। मतलब क्या, कि जॉइंट फैमिली में कल्चर है कि आज मैं, मेरा समय खराब है तो तुम मेरा मदद कर दो, कल तुम्हारा समय खराब रहेगा तो मैं मदद कर दूंगा। ठीक है, तो एक कल्चर होता है। तो जब भी उसका जो एचआर था, वो बताया कि हम उन्हीं को सिर्फ हायर करते थे, उसमें मैंने एक कॉलम छोड़ते थे जहाँ पे उनको पूछा था कि तुम न्यूक्लियर फैमिली से आ रहे हो कि जॉइंट फैमिली से आ रहे हो। ठीक है, तो जो भी जॉइंट फैमिली में टिक मारे रहता था उन्हीं को वो हायर करते थे वहां पे। तो देखा गया कि वो एचआर था, उनका ऑर्गेनाइजेशन का वैसा माइंडसेट था कि हाँ, हम लोग को ऐसा वैल्यूज वाला आदमी चाहिए, कि ऐसा मैंने बैकग्राउंड वाला एक्सपीरियंस अपब्रिंगिंग वाला आदमी चाहिए, ताकि हमको ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो तो हम उससे बच जाए। तो वो चीज बेस्ट बता रहा है कि तुमको ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना बिल्ड कर रहा है, किस तरीके से, वहां पे तुम एग्जाम्पल लिख सकते हो उसका। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स कि किन किन पैरामीटर पे एथिक्स। अब ये पूछा था कि एक्सप्लेन द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल एक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। डिटर्मिनेंट्स लिख दोगे कि मोरल, कि कैसे तुम्हारा मोरल एथिकल कंडक्ट को बिहेव करेगी, कैसे रिलीजन तुम्हारा तुम्हारा रिलीजन, जैसे कि मान लेते हैं तुम बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो बुद्धिज्म में 5 प्रेसेप्ट है कि झूठ नहीं बोलना है, किलिंग नहीं करना है, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये सब 5 है उसके। ठीक, वैसे जैनिज्म में भी है, वैसे ही तुम्हारा हिंदू धर्म में भी है कि अर्थ काम धर्म मोक्ष ऐसे करके 4 भी है इसका भी। ठीक है, तो सबका अपना अपना ये है, रिलीजियस फिलोसॉफी है। अब उसको फॉलो करने के लिए आदमी कैसा कंडक्ट करेगा, वही बताएगा उसका कि एथिकल कंडक्ट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक एक पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। इसके बाद से अभी तुम जितना भी टेस्ट में बैठोगे, इसको रट के बैठना। ठीक है, इसको आगे भी यूज करना बताऊंगा कैसे यूज करना है। अभी बस को रट के बैठ लेना इसको, हमारे रिसिप्ट कोड पीजी। ठीक, अब आता है कि ठीक है, तुम्हारे अंदर एथिक्स आ गया, तुम्हारे अंदर एथिक्स आ गया। ये फैक्टर थे, तुम उससे वहां से सीखे और एथिक्स तुम्हारे अंदर ले आए। ठीक, तो दो केस है कि तुम्हारे अंदर, तुम इन सब जगहों से एथिक्स सीख लिए हो। अगर सीख लिए हो तो ये चीज होगा, और नहीं सीखे हो तो ये चीज होगा। ठीक है, इफ नॉट फॉलोड। ठीक, अगर आ गया एथिक्स, तुम सीख लिए हो तो तुम्हारे साथ ये होने वाला है, और तुम नहीं सीखे हो तो तुम्हारे साथ ये होने वाला है। अभी देखेंगे वही चीज। रूल ऑफ एथिक्स, क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल पूछा है। एक्सप्लेन द स्पेसिफिक एथिकल प्रैक्टिसेस इन द पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पब्लिक स्फेयर, पूछा है। दैट आर बाइंडिंग टू ऑल स्फेयर बाय साइटिंग एग्जांपल ऑफ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये बस कीवर्ड डाल दिया कि ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, नॉट नेसेसरली तुमको सबका सब तुम आईएएस का एग्जांपल दो, कि सिविल सर्वेंट का एग्जांपल दो। एडमिनिस्ट्रेटर का तुम जैसे जो अपने लीडर, पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो भी बड़े बड़े लीडर थे उनका भी तुम नाम कोट करके तुम लिख सकते हो, क्योंकि उतना 10 11 4 पेज भरना एग्जांपल से सारे आईएएस सिविल सर्वेंट का बहुत टफ काम है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दो बताऊंगा उसको रट के बैठो, यूसेज है आगे, इसलिए कह रहा हूँ कि रट के बैठो इसको। क्वेश्चन अभी देखोगे आगे से। अब तुमको ये याद रखना है अल्फाबेटिकल न्यूमोनिक से। ए से एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत प्रेशर था अशोक खेमका पे, लेकिन फिर भी एज ए सिविल सर्वेंट, वो उनका भी रिसेंटली रिटायर हुआ है, तो एक बीबीसी में इंटरव्यू दे रहे थे, उनको पूछा इंटरव्यूअर कि आपको मैंने इतना बड़ा खिताब मिला, आपको इससे कैसा लगता है। तो बोले कि देखो, मुझे मैंने पेटी फील होता है कि लोग मेरे बारे में बस खाली दया के भाव से देखते हैं, जबकि मैं अपना थ्रू आउट द जर्नी जो मैं अपना जिया हूँ, वो बहुत मैंने जानता हूँ कि बहुत लोग को बहुत कुछ कहना है मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे दया के भाव से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत, मैंने ऐसा लगता है कि अरे बेचारे के साथ इतना अच्छा काम किया, फिर भी उसको मैंने उतना ऐसा उसको ये नहीं मिला, कि उतना गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, कि हमेशा ट्रांसफर ही होते रहा। इंटरव्यू देखे थे तो ये प्रेशर बहुत था उनके ऊपर, लेकिन कर वो यही वही रहे थे जो इनको लग रहा था कि हाँ, मेरा मोरल या फिर मेरा जो एथिकल कंडक्ट है, मैं उसी को फॉलो कर रहा था, जो रूल बुक था उसी को फॉलो कर रहे थे ये। ठीक है, उनका क्या था कि डिस्पाइट प्रेशर वो सर्विस में रहे और पूरा कंप्लीट किए वो। ठीक है, कंप्लीट किए, रिसेंटली रिटायर हुए 4 5 महीना पहले, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था वहां पे। बी से बी सेल्फलेस। इंडिविजुअल में अगर एथिक्स आ गया है तो वो एडेप्टेबल हो जाएगा। उसको क्या है ना, कि उसको पता है कि मेरे को किस ग्राउंड पे आवाज उठाना है, किस ग्राउंड पे नहीं उठाना है। मेरा सर्वाइवल सर्वाइवल जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है मेरा बढ़ जाएगा, कैसे मुझे बच के रहना है, कैसे मुझे एडजस्ट होकर रह, मैनेज करके जैसे भी रह जाना है मेरे को। और क्या, बी सेल्फलेस। अब जैसे सिविल सर्वेंट का आईएएस आर्मस्ट्रांग पा में रोड बना दिए थे 100 किलोमीटर का, अपने पैसा से और दोस्तों फ्रेंड जो भी था इनका, और प्लस गांव से चंदा लेके 100 किलोमीटर का रोड बना दिए थे। बनाना था गवर्नमेंट को, लेकिन एज ए सिविल सर्वेंट नॉर्थ ईस्ट में कहीं पोस्टेड थे ये, और रोड बना दिए थे। वैसे रतन टाटा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोलेंगे, लेकिन है तो बड़े। अभी इनका भी डेथ हुआ था, शायद लास्ट ईयर ही हुआ है डेथ, या इस साल हुआ है, या एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन डेथ हुआ। तो ये भी बहुत मैंने वेल रिकॉग्नाइज है कि कितना सेल्फलेस थे ये। अपना जो भी इनका ट्रस्ट था, टाटा ट्रस्ट, उसमें से ये पैसा, ये जैसे चाहते तो ये इंडिया के सबसे अमीर रिचेस्ट आदमी बन सकते थे, लेकिन ये 60 से 70% ये डोनेट कर देते थे। ठीक है, इनका जितना बड़ा बिजनेस था, ये चाहते तो
एक ही बार में रिचेस्ट पर्सन बन सकते थे, इंडिया का क्या वर्ल्ड का भी बन सकते थे। लेकिन ये इनका क्या था कि इनको पैसे से मोह नहीं था, इनको था कि बस आया हूँ कुछ करके जाऊंगा, और खुद के लिए भी कुछ कर लूंगा और लोगों के लिए भी कुछ करके जाऊंगा। सेल्फलेस। तो बी सेल्फलेस, बस उसको मैं एडजस्ट कराने के लिए मैं बस यहाँ बी लिखा हूँ, नहीं तो अदरवाइज ये सेल्फलेस ही है। तुमको कैसे भी एग्जाम हॉल में याद आए और तुम कैसे भी इस कीवर्ड को वहां पे आंसर में दिखा देना और अंडरलाइन मार देना कि ये मैं कह रहा हूँ और ये रहा मेरा एग्जाम्पल। ठीक। सी से कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, बी आर अम्बेडकर, उनको नॉलेज आया। ठीक है, उनको नॉलेज आ गया, इसलिए उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए वो जो भी उनको ठीक नहीं लगता था वहां पे वो आवाज उठाते थे कि अरे ये क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है ये तो गलत है। ठीक है, तो वो था, कॉन्फिडेंट थे वो। ठीक है, उनके अंदर एथिकल कंडक्ट था, वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं जो पढ़ा हूँ वो सही है, और वो चीज मुझे तो फायदा लाभ करेगा ही, प्रॉफिट देगा ही, मेरे बाकी लोगों को भी फायदा करेगा, इसलिए लिख के बैठ के क्वेश्चन जहां से उठा के करना था। अब देखो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम सी से कॉन्फिडेंट याद रखो कि सी से करेज ऑफ कन्विक्शन याद रखो। दोनों सी से ही है। ये थोड़ा ज्यादा, थोड़ा इलेक्टिव टाइप में साउंड हो रहा है कि अच्छा ये लिखोगे थोड़ा ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जमेगा एग्जामिनर पे, तो तुमको जो एग्जाम में याद है दोनों में से एक ही लिख देना कि एथिक्स अगर आ जाता है किसी के अंदर तो वो करेज ऑफ कन्विक्शन बढ़ जाएगा। मतलब क्या, ट्रू टू वन सेल्फ, कि जो खुद के साथ मैंने सच्चा रहना, जैसे एस्पायरेंट हो एज एस्पायरेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, तुमको डेवलप करना चाहिए। ठीक है, करेज ऑफ कन्विक्शन कि तुम जो बैठ के सोच रहे हो आज, ठीक है, और कल सुबह उठ के वो उसका ठीक उल्टा कर रहे हो, तो मतलब तुम्हारे अंदर तो तुम कुछ है ही नहीं फिर करेज ऑफ कन्विक्शन। तुम खुद के लिए तुम धोखा दे रहे हो, और सबसे आसान काम होता है खुद को धोखा देना। ठीक है, सबसे आसान, मतलब अगर तुम बोलोगे कि पत्थर फेंकना, हवा फेंकना, या जो जो भी है, सबसे आसान काम है खुद को धोखा देना। आदमी जो खुद को धोखा देता है वो हमेशा यहीं पे खड़ा रह जाता है, उठेगा, उसका ग्रोथ ही नहीं होगा। ठीक। करेज ऑफ कन्विक्शन था उनको, राजा राम मोहन रॉय को, कि मैं जो चीज को लेकर चल रहा हूँ आगे उसको मैं करूंगा, उसको सॉल्व कर ही लूंगा। ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे, उनका करेज ऑफ कन्विक्शन था कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, और मुझे पता है कि इससे लोगों को, मैंने सोसाइटी को फायदा होगा, और जो सोसाइटी का फायदा होगा तो मुझे उसी से शांति मिलेगा। तो ये था उनको करेज ऑफ कन्विक्शन, जो अपने आप के प्रति ट्रू सेल्फ थे। ठीक है। देखो मैं यहाँ गांधी भी लिख देता, लेकिन फिर वही बात है कि गांधी नीचे में है, टेंशन मतलब। तो बी आर अम्बेडकर लिखते, आर्मस्ट्रांग पामे लिखते, कि अशोक खेमका लिखते, वहां जो 20 मार्क्स का पूछ चुका है। और ऐसा मत सोचना कि नहीं पूछेगा, फिर से पूछेगा, मैं बता रहा हूँ तुमको, रट के जाना है बस इसको खाली। डी से डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट करने वाला। ठीक है, डी से इसको बनाने के लिए, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो कौन है वो, आईएएस आर बालाकृष्णन, ये उड़ीसा के ही, मैंने उड़ीसा के ही कुछ थे पोस्ट पे। वो बोलते थे कि उड़ीसा इज अ लिविंग लेबोरेटरी ऑफ डाइवर्सिटी, कि उड़ीसा में इतना कल्चरल डाइवर्सिटी है कि वो एक एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी, मैंने लिविंग लेबोरेटरी का एग्जांपल है उड़ीसा। ठीक है। आईएस बालाकृष्णन, वो रेस्पेक्ट करते थे डाइवर्सिटी को, एज ए सिविल सर्वेंट वो रेस्पेक्ट करते थे। उनको तो लिखना है कीवर्ड कि रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, अगर एथिक्स आ जाएगा तुम डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करोगे, सोसाइटी में जो भी मैंने डिफरेंसेस है, जो भी डाइवर्सिटी है उसको तुम रेस्पेक्ट करोगे। उसका एग्जाम्पल आईएस आर बालाकृष्णन। एक बार में याद नहीं होगा, फिर से कह रहा हूँ, 3-4 बार रिवाइज करोगे, एग्जाम में टेस्ट में आया देखोगे पूछेगा, कोशिश करना कि मेरे को ये डी से जो नाम था उसको मैं कहीं जाके बस लिख के आऊं। बहुत किताब पढ़े हो एथिक्स का, बहुत सुने हो, बस लिखना अगर है तो एटलीस्ट इतना इसको पहले रटना शुरू करो। इतना एग्जाम्पल घुमा घुमा के अलग अलग आंसर में, अगर नहीं भी पूछ रहा है डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स, नहीं भी पूछ रहा है तो घुमा घुमा के अलग अलग आंसर में इसके साथ पूरा ग्लिम्स दिखा देना थोड़ा वहां पे, कि कहीं पे एग्जाम्पल पूछा तो ट्राई करना कि डी से डाइवर्सिटी को ही वहां पे चपका दे रहा हूँ। ठीक है, जो आईएस बालाकृष्णन, तुमको याद रखना है ये 10-15 नाम यहाँ से। उड़ीसा एज ए लिविंग लाइब्रेटरी बोलते हैं वो। ठीक। ई से एम्पैथी, आईएस कुस्तोफ दिवाकर, ये जो थे ये जो थे कि एक ऐसा मीटिंग चल रहा था, या फिर अभी जो अभी रिसेंटली हमारे एक देखा था मैं, इनका कॉम्पेशनेट एम्पैथी में अगर एग्जांपल देना है, उड़ीसा के सोनपुर जो कलेक्टर हैं, उड़ीसा के सोनपुर के जो कलेक्टर हैं, उनका एक रिसेंट वीडियो वायरल हुआ था। वो एक अ, दो वीडियो वायरल हुआ था अभी रिसेंटली, अभी 4 दिन पहले देखा हूँ कि एक जो डेस्टिट्यूट वुमेन थी, और एक था ब्लाइंड जो कह रहा था कि रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे घर चाहिए, घर नहीं है। तो वो बहुत आउट ऑफ कॉम्पेशन, आउट ऑफ इम्पैथी उनको उनको सुन रहे थे, और प्लस उनको बोल रहे थे कि हाँ ठीक है, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा। उनका एग्जाम्पल क्या नाम है, नाम क्या है बताओ, किसी को, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गया, बताओ। सोनपुर के जो कलेक्टर उनका नाम क्या है, देख के बताओ, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है वो, बताओ। कुछ साहू है। ठीक है, आगे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है, कोई देख के बताओ यार। सर नृपराज साहू। हाँ, अभी जो करेंट है, उड़ीसा के ही हैं।
नृपराज साहू। हाँ, नृपराज साहू लिख लो यहाँ पे, मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, मैं करेक्शन करके अपलोड ये कर दूंगा, ठीक है। उनका ये दिखा रहे एम्पैथी में, उनका एग्जांपल लिखोगे ना, बहुत रिलेटेबल है और बहुत सॉलिड इंप्रेशन जमेगा कि तुम कितना अवेयर रह रहे हो, ठीक है। एक्चुअली इनको मैं इसलिए भी जाना हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली टेस्ट सेंटर का भुवनेश्वर में तुम्हारा इनोग्रेशन हुआ है, तो वो आए हुए थे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, वो आए हुए थे वहाँ पे, नुपराज साहू, सोनपुर के कलेक्टर। तो इम्पैथी का एग्जाम्पल है वो, कि कैसे वो जो ब्लाइंड पर्सन था उसका बात को सुने, उसको इंटरनलाइज किए। ये पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर ही है ये एम्पैथी, देखेंगे आगे चल के, चैप्टर है ये। तो उसको इंटरनलाइज किए, कैसे उसके लिए मैंने ऑफिसर को वहीं पे इंस्टेंटली वो कह रहे थे कि इसका काम देखना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसका प्रॉब्लम क्या है। वैसे ही आईएएस कुस्तुब दिवाकर, एक विकलांग वाला कोई ये था ग्रुप प्रोग्राम वगैरह था, तो वहां पे देखिए कि विकलांग लोग बैठे हुए हैं जमीन पे, तो उनको जो चीफ गेस्ट वाला जो पोजीशन था उतर के वो उनके साथ जमीन पे बैठ गए। तो ये आदमी तभी कर सकता है जब उसके अंदर एथिक्स है, जब उसके अंदर क्या बोलते हैं, एम्पैथी है, कि अगला आदमी का भी प्रॉब्लम समझ रहा है और अगला आदमी के साथ संवेदना व्यक्त कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज दो एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से लिखना इसको। और मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा कि इसको कहीं अगर नहीं भी कहीं पूछा ना, तो इनको चपका के आना यहाँ पे, ठीक है। आईएएस सॉरी कलेक्टर, कलेक्टर लिखना वहाँ पे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक आएगा एथिक्स में। और फिर कहीं भी लिख के आना, अभी बता दिया, इनको याद रखना है इनको, ये भी बहुत वायरल न्यूज में थे। और कोई भी फैकल्टी जो भी तुम्हारा कॉपी चेक करेगा ना, वो रिलेट कर पाएगा कि हाँ क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत मीडिया कवर किया था उसको। फिर एफ से या तो तुम फोर्टिट्यूड लिख सकते हो या तो फेयरनेस लिख सकते हो। ये कीवर्ड सब जो तुम पहली बार सुन रहे हो, ये एज ए डेफिनेशन आगे और कई बार पढ़ेंगे हम, ठीक है। बस अभी बस याद रखना है तुमको, इसलिए रटवा रहा हूँ कि मुझे पता है कि तुम टेस्ट लिखना शुरू करोगे खुद से भी, या पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू करोगे। तो जब करोगे तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम ये सब कीवर्ड तुमको याद रहे, नॉट एज ए डेफिनेशन। मतलब तो तुम समझा ही दूंगा। फोर्टिट्यूड मतलब होता है क्या, कि बहुत डिस्ट्रेस कंडीशन में भी ना आदमी एक बहुत अच्छा पर्सनालिटी दिखाना, ठीक है। माने बहुत बहुत बुरा वक्त है, कोई कुछ कह रहा है क्या? हेलो, अच्छा, चलो, ठीक है। तो फोर्टिट्यूड क्या बोला, कि सिचुएशन खराब है, ठीक है। जैसे एक ही घर में मान लेते हैं कि कोई इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस आया, है ना, इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस आया, 5 भाई हैं, और पांचों का बिहेवियर अलग हो सकता है, लेकिन उसमें से एक जो है वो फोर्टिट्यूड बिहेवियर रखा है, फोर्टिट्यूड रखा है कि उसको पता है कि अगर मुसीबत है तो कितना ही दिन तक का मुसीबत रहेगा। हर कोई अपना अपना मोरालिटी एथिक्स को खो के लड़ रहा है अपने में, लेकिन एक भाई है, उसको उसको अपना समझ में आ रहा है कि अभी लड़ना नहीं है, बुरा वक्त है, ये भी चले जाएगा, और अभी जो मेरा वैल्यूज है, जो मेरे एथिक्स जो इनकलकेट कर रखा हूँ, उसको डिग्रेड नहीं होने देना है, ठीक है। आईएस विनल कृष्णा, ओडिशा में ही पोस्टेड थे ये, ठीक। किडनैप्ड बाय नक्सलाइट एज ए डीएम ऑफ मालकानगिरी, ठीक है, हिम्मत नहीं हारे थे ये, ठीक है, फोर्टिट्यूड शो किए, रहे वहां पे। और इतना भी था कि वो उनका मैंने 2011-12 में मीडिया भी कवर किया था उनको, और विनोद कृष्णा को। और वो वहां से उनका मैंने उनको तो उठाया था, यही यही बोल के कि जो सर मैंने गवर्नमेंट उनका बात नहीं सुन रहा है, उसको उठा लिया था वहां से, ठीक है, किडनैप हो गए थे। लेकिन वो अपना शो किया और उसके बाद भी अपना सर्विस कंटिन्यू किया और कंप्लीट किए ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया में, ठीक है। फोर्टिट्यूड शो किए, एग्जांपल है फोर्टिट्यूड का। तुमको रिलेट कराना है कि हाँ मैं एफ से मतलब फोर्टिट्यूड जान रहा हूँ मैं, ठीक। ये सब वहां पे मत लिखना एग्जाम में, ठीक है। तुम बस एग्जाम को पता मत चले देना कि तुम्हारे पास इतना सारा कीवर्ड है और इतना सारा एग्जाम्पल तुम लेके बैठे हो। अगर नहीं पूछा डायरेक्टली तो कोई और आंसर में लिख के आना, लेकिन लिख के आना, बेसिक मिनिमम लिख के आना। यही इसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर, बट विजडम लाइज इन हाउ टू यूज इट। तुमको यही पढ़ना है, यही लिखना है, बस खाली तरीका सिस्टमेटिकली पकड़ लो और लिख के आना टेस्ट सीरीज वगैरह में। फोर्टिट्यूड, फेयरनेस, फेयरनेस भी लिख सकते हो, फोर्टिट्यूड भी लिख सकते हो। अब फेयरनेस तो सारे सिविल सर्वेंट होंगे जो भी, फेयरनेस मतलब कैसा कि बिटवीन राइट एंड रॉन्ग चूज करने का टाइम आया तो कोई सिविल सर्वेंट है कि बताया कि नहीं ये करना सही है। जैसे कि डॉक्यूमेंट वाला पढ़े थे कि तुम क्या करोगे अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो कीवर्ड दोनों है एथिकल यूज करने के लिए, तुम्हारे अंदर एथिक्स आता है, तुम फेयरनेस तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाएगा, तुम्हारे अंदर फोर्टिट्यूड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। दोनों कीवर्ड है। अच्छा ये लग रहा है, इसको याद रखना। जी से एक्चुअली होता ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ, ठीक है। लेकिन जी से उसको जी बनाने के लिए मैं ग्रोथ ह्यूमन लिख दिया हूँ, ठीक। ह्यूमन ग्रोथ, अगर तुम्हारे अंदर एथिक्स आएगा तो तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ होगा, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तुम्हारा बढ़ेगा। द मोमेंट तुम धीरे धीरे एथिकल कंडक्ट फॉलो करने लगोगे, ठीक, तो तुम्हारे अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा कि हाँ जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो मेरा खुद का पीस के लिए कितना काम है। तुम सेल्फ अवेयर होने लगोगे, तुम्हारा थिंकिंग जो होगा इंप्रूव होने लगेगा, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग और इंप्रूव होने लगेगा, ठीक। एग्जाम्पल एम के गांधी सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन थे। तुम शायद अगर पढ़े हो कि नहीं, ये एक मैस्लो पिरामिड है, मैस्लो पिरामिड,
ठीक है, मैस्लो पिरामिड में लेयर बाय लेयर है, जिसका जो मैनेजमेंट का स्टूडेंट है उनको ज्यादा बेटर पता होगा। ठीक है, तो मैस्लो पिरामिड में क्या होता है ना कि आदमी का आदमी का जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पार्ट है वो सबसे लास्ट में रखा है मैस्लो। जो मैस्लो एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसमें सबसे लास्ट में रखा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला पार्ट, और सबसे पहले में रखा है बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। फिर सेकंड में रखा है लव एंड मैरिज, सॉरी, यहाँ पे जॉब और जॉब सेटिस्फेक्शन और ये सब रखा है। तीसरा में लव वगैरह रखा है, लव रिलेशनशिप मैरिज फैमिली ये सब रखा है। लास्ट में रखा है, जैसे या फिर तुम अपना कह लो ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वो भी वही बता रहे हैं कि भाई धर्म पालन करो, पैसा कमाओ, मैरिज लाइफ रिलेशनशिप, लास्ट में एनलाइटनमेंट, ठीक है, मोक्ष। तो वही मैस्लो पिरामिड भी उसी कॉन्टेक्स्ट में है। लास्ट में रखा है वो लास्ट में रखे हैं वो तुम्हारा ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो गांधी को बेसिक नीड्स का मतलब जरूरत नहीं था, वो जो भी उनका बेसिक नीड्स था सब पूरा हो जा रहा था। प्लस जो उनका जो कॉम्पिटिंग लाइफ था, जो उनका एजुकेशन, जो उनका नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो भी था सब ले चुके थे। ठीक, नेक्स्ट मैरिज रिलेशनशिप फैमिली वो भी फुलफिल हो गया था। और उसके बाद जो लास्ट बचा था वो लास्ट स्टेज में गांधी वो आईएनएम जो इंडियन मूवमेंट स्टार्ट किया इंडिया में, उस समय तक वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मूवमेंट में पहुंच चुके थे वो। ठीक है, तो एथिक्स रहेगा, तुम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक आसानी से पहुंच जाओगे। एच से ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी। ठीक है, ह्यूमिलिटी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इनका बेटा सेंट स्टेफन में पढ़ता था, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ठीक है, किसी को पता ही नहीं था कि उनका बेटा जो है वो पीएम का बेटा है। लाल बहादुर शास्त्री का जो बेटा थे, किसी को पता नहीं था कि वो उनका बेटा जो है प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। ठीक है, इतना मैंने हम्बल, बहुत ह्यूमिलिटी वाला आदमी थे ये। मतलब बोलते थे कि सरकारी चीज बोलते हैं ना कि मुझे अगर सरकारी गाड़ी मिला, गवर्नमेंट व्हीकल्स मिला है, तो वो गवर्नमेंट व्हीकल्स का सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम यूज करूंगा मैं। ठीक है, पर्सनली अपना बेटा को छोड़ने नहीं जाते थे गवर्नमेंट वाला व्हीकल से। बोलते थे कि तुम जाओ, मैंने जैसे भी जाना है गाड़ी भाड़ा लो और जाओ अपना कॉलेज। किसी को पता नहीं चला था कि वो एज ए पीएम का बेटा है बोल के। तो एग्जाम्पल अगर दिखेगा ह्यूमिलिटी का, मारना लाल बहादुर शास्त्री, ऑनेस्टी का तो लाल बहादुर शास्त्री। इंटीग्रिटी, इसको भी पढ़ना है डिटेल में। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी वाला आदमी कौन? जो तुम सोच रहे हो वही तुम बोल रहे हो और वही तुम कर रहे हो, तो एक तरह से इंटीग्रिटी इसको बोलेंगे। और एक डेफिनेशन क्या है इंटीग्रिटी का, कि डूइंग राइट थिंग इवन इफ नो वन इज वॉचिंग यू, कि तुम सही काम कर रहे हो तब भी अगर कोई तुम्हें नहीं देख रहा है फिर भी। जैसे कि अभी तो क्या है, रील्स वाला दुनिया है, आदमी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता है कि देखो मैं पैसा दान कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लिया, फिर स्टेटस लगा दिया कि देखो ये है ऐसा है, मतलब दिखावा टाइप में। लेकिन इंटीग्रिटी क्या कह रहा है कि भाई ऑनेस्टी तो तुमको बता रहा है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, तो ऑनेस्टी से फिर क्या हुआ नहीं हुआ, मैंने ऑनेस्टी से किसी का फायदा हुआ कि लाभ हुआ कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कुछ मैंने ये नहीं है। लेकिन इंटीग्रिटी में क्या है कि तुम अगर ऑनेस्ट हो तो वो दिखना भी चाहिए लोगों को। ठीक है, तुम अगर ऑनेस्ट हो तो तुमको लोगों को दिखना भी चाहिए, महसूस होना चाहिए कि तुम अगर अपने पार्टनर के साथ लॉयल हो तो उसको महसूस होना चाहिए कि तुम लॉयल हो। सिर्फ बोलना कि मैं ऑनेस्ट हूँ तुम्हारे साथ कि ये हूँ, तो वो नहीं चलेगा तुमको। अगर हो तो इंटीग्रिटी वाला आदमी बनो, ऑनेस्ट नहीं बनो। इंटीग्रिटी, उसको महसूस होना चाहिए कि तुम ऑनेस्ट हो। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल टीएन सेशन, इंटीग्रिटी वाले आदमी थे, जब तक सर्विस में रहे तब तक चीफ जो इलेक्शन कमीशन था उसका स्ट्रक्चर मैंने ग्लोबल एक्नोलेज हो रहा था। ठीक है, ग्लोबली एक्नोलेज हो रहा था, इनफैक्ट अभी भी होता है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो गया है कांड पिछले 6-7 महीने में, जिसकी वजह से थोड़ा अभी मैंने क्वेश्चंस रेडी रखना कि इलेक्शन कमीशन का जो इंडिपेंडेंस है या इंटीग्रिटी है, पूछ सकता है वो, कोई गारंटी नहीं पूछ सकता जितना न्यूज में था। तो इंटीग्रिटी का एग्जांपल बताया कि इंटीग्रिटी का मतलब तीन, ये इसको पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस तुमको बस आई से रटवा रहा हूँ कि इंटीग्रिटी याद रखना। ऑनेस्टी से एक कदम आगे का चीज है ये। ऑनेस्टी सिर्फ कहता है कि मैं सच्चा हूँ, अब मेरे सच रहने से किसको क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब मैं इंटीग्रिटी कह रहा हूँ, तो इंटीग्रिटी कह रहा हूँ तो मैं सच्चा भी हूँ और वो लोगों को दिख भी रहा है कि मैं सच्चा हूँ। ठीक है, मैं सच्चा हूँ, किसी को नहीं पता चले कोई बात नहीं, अलग नहीं। लेकिन जब मैं इंटीग्रिटी है तो मैं सच्चा आदमी हूँ, और प्लस वो लोगों को महसूस हो रहा है, वो नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन लोगों को महसूस हो रहा है कि नहीं, ये जो आदमी है, ये ये जो इंडिविजुअल है वो सच्चा है। ठीक है, वैसे रिटायर्ड आईएएस रजनी सेकरी एक टीचर स्कैम को हाईलाइट की थी। ठीक है, इंटीग्रिटी था, उनको पैसा ऑफर किया गया था बहुत मोटा, लेकिन उसको रिजेक्ट करके वो अभी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है रजनी सेकरी, वो हाईलाइट की थी, वो इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल बनी थी वो। ठीक, टीएन सेशन बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर तुम एथिक्स पढ़ रहे हो या फिर गवर्नेंस पढ़ रहे हो, मैं बोलूंगा कि टीएन सेशन को एक बार डॉक्यूमेंट्री देखना, यूट्यूब में बीबीसी का है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री है। तुम उनका पर्सनालिटी देखोगे ना, मैं बता रहा हूँ तुम बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, गजब की पर्सनालिटी। ठीक है, उनका डेथ हुआ था 2019 में।
2019-20 में हुआ था उनका डेथ। और उस समय का वीडियो पड़ा होगा, या फिर उस समय का तुम ऐसा सर्च करना टीएन सेशन का एडिटोरियल उनके ऊपर लिखा हुआ। एग्जेम्पलरी मैंने आदमी थे, गजब के आदमी थे वो, उनके बारे में पढ़ना। तुमको जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है तुमको। जस्टिस जस्टिस अगर जैसे जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस अगर एथिक्स आ जाएगा तो तुम जस्टिस लविंग इंडिविजुअल बन जाओगे। न्यायप्रस्थ, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारे लेवल पे तुम न्याय करना शुरू कर दोगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल कुछ नहीं दिख रहा है तो लिख देना XCGI चंद्रचूड़। ठीक है, SCGI जस्टिस DY चंद्रचूड़ लिख देना कुछ भी। है ना, वो तो न्यायप्रस्थ आदमी, उनको मैंने जब तक थे तब तक तो उन्हें देखा ही जाता था कि जब रिटायर भी हुआ उनका तो यही लिखा जा रहा था कि वो बहुत वनरेबल सेक्शन के लिए बहुत कुछ किए हैं। ठीक है। प्रोबिटी, अब ये तो देखो जे हो गया, एक कीवर्ड है, सिलेबस का ही सब कीवर्ड है। अगर तुम ऐसा नोटिस करोगे तो जो कितना सारा कीवर्ड ना अपना सिलेबस में ही है। ठीक है, दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना है, जो एप्टीट्यूड है, फाउंडेशनल वैल्यूज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, ये सब सिलेबस में ही है। इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को। इमोशनल इंटेलिजेंस में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज, वैल्यूज में हाँ, तो ये सारे कीवर्ड को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको। प्रोबिटी, ठीक है, ये सब वहाँ पे तुमको लिखना है पेपर में, ताकि मेरे को कहीं से नहीं पता चले कि तुम कर क्या रहे हो। ठीक है। IS प्रोबिटी का जो है, एडियरेंस टू द एथिक्स और मोरल की, मतलब जो जो मुझे ठीक लग रहा है कि मेरे लिए एथिकल है, उससे मैं चेंज नहीं हुआ, चाहे डिस्पाइट कि मेरे पे कितना भी कोई इन्फ्लुएंस बढ़ाने का कोशिश करे कि हाँ बोले कि अरे नहीं भाई तुमको नहीं समझ आ रहा ये चीज का, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तो एडहेरेंस है तुमको कि तुमको जो ठीक लग रहा है तुम उसको फॉलो करो। ये थी पूनम मालकुंडिया, IS सिविल सर्वेंट, केप्ट फाइटिंग फॉर करप्शन थ्रू आउट द उनका। मैं जो पिछला PDF था उसको मैं फोटो वगैरह रखा था, लेकिन मुझे ये लगा कि फोटो वगैरह कोई अननेसेसरी चीज है। ठीक है, चेहरा से तो याद नहीं आएगा कि IS ऑफिसर है वहीं पे, तो ऐसे देखे हुए कई बार मैं PDF अगर दिखाया तो वहाँ पे फोटो भी था। ठीक है, तो चलेगा। तुमको नाम याद रखना है, P से प्रोबिटी, और नाम याद रखना है। बस एक ही टो के लिए नहीं दिया हूँ डायरेक्टली, सीरियली नहीं है। बाकी जे तक याद रखना है कि कीवर्ड ये सारे हैं। अगर इंडिविजुअल में एथिक्स आ जाता है तो वो ये सब चीज डेवलप कर लेगा। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स आ जाने से क्या होगा, इफिशिएंसी बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, जो भी कंपनी है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, पब्लिक फेथ पब्लिक फेथ पब्लिक फेथ बढ़ेगा, और प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जब आएगा क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन का, तो याद रखना क्या, ई ट्रैप। ठीक है, ये जितना भी दे रहा हूँ ये सब टाइम बचाने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, टाइम बचाने के लिए तुमको याद तो हो ही जाएगा। ई ट्रैप, इफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ए से तुम्हारा था अकाउंटेबिलिटी, और पी से था प्रोफेशनलिज्म या पब्लिक फेथ, दोनों लिख देना। ठीक है। अब एग्जांपल इफिशिएंसी, जब जब दिल्ली मेट्रो बनाने का बात आया था, तो बात था कि कौन कर पाएगा और कितने अच्छे से इफिशिएंट कर पाएगा। ठीक है, तो जो भी मैंने ऑर्गेनाइजेशन था वो ई श्रीधरन को हायर किया। ठीक, वो आए, और उनका जो नेचर था, उनका जो इफिशिएंसी नेचर था, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में दिखने लगा। मतलब सिर्फ अगर ई श्रीधरन होते इफिशिएंट तो होता गया कि उस तरीके से अच्छे से मैंने अप्लाई नहीं हो पाता। लेकिन जो कि वो आए और बाकियों को भी उस ये में ढाल दिए सबको। ठीक है, और जो गिवन टाइम डेडलाइन था उसमें उसको कंप्लीट करके दिए रिजल्ट। वैसे ही एक और स्टोरी था इन्हीं का, कि कुछ ब्रिज बनाना था और इंडियन रेलवे के पास बहुत कम टाइम था, तो वो बोला कि 90 दिन के अंदर ही बनाना है आपको। ठीक है, तो फिर से जो उनको हायर किया, जो भी ऑर्गेनाइजेशन था, इंडियन रेलवे को हायर किया। तो जब आए तो उस समय तक के लिए जो इंडियन रेलवे का इफिशियंसी था, एथिकल कंडक्ट था, जब ये आए तो बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में इफिशियंसी कितना जरूरी है, और बढ़ गया था इफिशियंसी। ट्रांसपेरेंसी की, वॉरेन बफेट जानते हो, रिचेस्ट पर्सन में आता है, काउंट होता है, अमेजन का ऑनर भी है ये। तो इनका भी क्या था कि थोड़ा सा मतलब जो सबको, जैसे कंपनी क्या करती है मोस्टली, कि जिसको भी हायर करती है उनका सैलरी दूसरे को पता नहीं होता, उनके को पार्टनर को, मैंने कलीग्स को पता नहीं होता है। ठीक है, तो किसी कारण से कुछ ऐसा एम्प्लॉय का सैलरी को लेके कुछ ऐसा स्कैम टाइप में कुछ ऐसा निकल रहा था बात। तो ये वॉरेन बफेट क्या किया, क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि ठीक है, जिसका भी मैंने ऐसा कुछ बात बात उठ रहा है ना गलत सलत, एक काम करो, तुम पूरा सैलरी लिस्ट किसका कितना क्या है, तुम एक ही बार उसको अवेलेबल करा दो पोर्टल पे, अपना वेबसाइट के पोर्टल पे। तो इससे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी आया इंस्टीट्यूट में, एथिकल कंडक्ट किया फॉलो, तो ट्रांसपेरेंसी आया। रेस्पॉन्सिबिलिटी,
फेसबुक एक बार कैम्ब्रिज एनालिटिका तुम सुने होगे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया था फेसबुक कि टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड वोटर्स को वो पर्टिकुलर चीज दिखा रहा था ताकि वो लोग पर्टिकुलर पार्टी को वोट कर पाए। तो जब जाना था हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो लाइफ बॉय वगैरह जो तेल वगैरह इंडिया में बिकता है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये एमएनसी है, नाम रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेकिन है ये फॉरेन कंपनी ही। तो ये क्या किया था, जब जाना था कि फेसबुक जो अनएथिकल कंडक्ट बिहेव कर रहा है, तो अपना जो भी एडवर्टाइजमेंट था वो फेसबुक को देना बंद कर दिया था जिम्मेदारी से। बोला कि ये मेरा जिम्मेदारी बनता है, कोई अगर गलत काम कर रहा है तो मैं उसका अपना प्रचार ये नहीं करूंगा मैं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, गंभीर जो थे वो रिटर्न किए थे 2.8 करोड़ के आसपास दिल्ली कैपिटल फ्रेंचाइजी को, बोले कि मैं परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो इसका मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा लेता हूँ मैं, और उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ, और वापस किए थे फ्रेंचाइजी को। तो ये एक एग्जाम्पल सेट किया था ऑर्गेनाइजेशन में कि जब जब आदमी को अच्छा करना है तो पहला चीज, अच्छा करने का पहला डायरेक्शन है कि आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, ठीक है। वैसे पब्लिक फेथ में टीएन सेशन ईसीआई को आसमान तक ले गए थे, उनके टाइम में पीक टाइम पे था ईसीआई, ठीक है, ईसीआई अपना पीक टाइम जो था, टीएन सेशन जो थे एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इनका पब्लिक फेथ बढ़ गया था बहुत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। एथिक्स था तभी ना बढ़ा। प्रोफेशनलिज्म, वैसे ही राहुल द्रविड़ बहुत प्रोफेशनल, मतलब बीसीसीआई इनको हायर किया अंडर 19 क्रिकेट के लिए, हायर किया, इतना प्रोफेशनल थे कि हमेशा ध्यान रखते थे, हमेशा ध्यान रखते थे कि बहुत लोग का तुम सुन रहे हो कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला कुछ इशू आ रहा है, कोई कहीं पे कुछ बन रहा है, कोई कहीं पे इनका ऊपर ऐसा कुछ दाग नहीं था, बहुत प्रोफेशनल अंडर 19 क्रिकेट कोच थे। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अभी तक भी इनका जो ट्रेंड किया हुआ प्लेयर लोग है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो प्रोफेशनलिज्म का एग्जाम्पल है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर एथिक्स आता है तो प्रोफेशनलिज्म अच्छे से फॉलो होता है और इफिशियंसी बढ़ेगा, पब्लिक फेथ बढ़ेगा, लोग उस इंस्टीट्यूशन पे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, उस इंस्टीट्यूशन को लेके रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, उस मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल है बोल के लोगों को पता चलते रहता है, ट्रांसपेरेंट भी आ जाता है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ जाता है कंपनी का, और इफिशियंसी तो बढ़ता ही है। ये सारे तुम लिख के आना ई ट्रैप में, ई ट्रैप में लिख के आना, ये याद कर लो। और याद इस तरीके से करो कि अगर यहाँ अगर नहीं पूछता ऑर्गेनाइजेशन पे भी, अब फिर भी तुमको कीवर्ड का कमी पड़ रहा है तो यहाँ से एक कीवर्ड उठा के लिख के आना, ठीक है। बाद बाकी ग्रामर ज्यादा सोचना मत कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ये वो, पहला चीज है लिख के आना है। इतना पढ़े हो कि प्रीलिम्स प्रीलिम्स के लिए बहुत पढ़े हो कि तुम्हारा इंग्लिश ठीक है कि तुम अपना बारे में 12 पेज 15 पेज लिख लोगे, ठीक है। अब सोसाइटी में एथिक्स आ गया तो क्या होगा। झारखंड एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक, झारखंड एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स, याद रखना। झारखंड एसटीएफ, एसटीएफ तो सुने ही हो ना, एसटीएफ कुछ भी ऐसा कांड होता है तो एसटीएफ को असाइन कर दिया जाता है काम कि हाँ स्पेशल टास्क फोर्स देख रहा है उस केस को, ठीक। तो जे सोसाइटी में अगर हारमोनी आ गया है, एथिक्स आ गया है, तो जस्टिस लविंग सोसाइटी हो जाएगा, जस्टिस लविंग, जो कि डिसअप्रूविंग द अनएथिकल बिहेवियर, कुछ गलत होगा तो सब कोई डिसअप्रूव करेगा कि नहीं ये चीज गलत हो रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई एग्जांपल बताओ इसका कि जब मैंने ऐसा कुछ ऐसा हुआ होगा इंसिडेंट जब वो कल ही सब अनएथिकल बिहेवियर को ये किया होगा। अरे कुछ भी बवाल होता है तो अ, जो आरजीकर में हुआ था तो सब यूनानिमसली ना सब कह रहे थे कि गलत हुआ है, इनफैक्ट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे कि गवर्नमेंट का नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, ठीक है। तो जो सोसाइटी जो जस्ट सोसाइटी है वो कोई भी अनएथिकल कंडक्ट को डिसअप्रूव करेगा, ठीक है। हारमनी, जो भी सोसाइटी एथिकल है वहां पे हारमनी रहेगा, भाईचारा रहेगा। सिख रिपेयर किया था मस्जिद को लुधियाना में, ठीक है, एथिकल सोसाइटी आएगा तो वो चीज होगा। सिख रिपेयर्ड मॉस्क इन द लुधियाना, बना के दिया था मॉस्क को कि भाई लो, हारमोनी मेंटेन कर रहा एग्जाम्पल है। सोसाइटी में सोशल कैपिटल रहेगा, सोसाइटी में एथिक्स है तो कोऑपरेशन लोगों में अच्छे से रहेगा, कोऑपरेशन, ठीक है, ट्रस्ट रहेगा लोगों में अच्छे से, तो उससे क्या होगा, सोशल कैपिटल सोसाइटी का अच्छा रहेगा। तो एसएचजी वगैरह जो फ्लरिश कर रहे हैं, कुदुम्बा सीरीज सुने होगे तुम, साउथ का एक एसएचजी है, स्पेशल, सॉरी ये क्या नाम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, फेमस है ये, यहाँ भी ऐसे भी एग्जाम्पल याद रखे रहो, ये तुम जीएस में भी पढ़ोगे गवर्नेंस में, ठीक। अमूल कोऑपरेटिव, लोगों में भरोसा था एक दूसरे पे तभी तो अमूल कोऑपरेटिव इतना सक्सेस हुआ कि कुदुम्बा सीरीज सेल्फ हेल्प ग्रुप सक्सेस हुआ। तो जब सोसाइटी में एथिक्स रहता है तो लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, लोग एक दूसरे पे कोऑपरेशन करना पसंद करते हैं, तो उस केस में सोशल कैपिटल रहता है, सोसाइटी का बढ़ता है। ट्रस्ट तो बता ही दिया कि सोसाइटी में अगर एथिक्स आ जाएगा तो एक दूसरे पे ट्रस्ट रहेगा। अब तुम एग्जाम्पल जान लो
कि जो भी महाराष्ट्र गया है, शनि शिरडी गया है तो वो गया ही होगा यहाँ पे, शिरडी के आसपास ही है शनि सिंगनापुर। ठीक है, शिरडी साईं जो मंदिर है उसी के आसपास है। तो मैं गया हूँ तो मुझे याद है कि वहाँ किसी भी घर में ना डोर ही नहीं है। ठीक है, डोर ही नहीं है। डोर नहीं है तो क्यों नहीं डोर है, तो आश्चर्य की बात यह है कि सब वहां पे मैंने ऐसा बोलता है कि कृपा है शनिदेव का, कि जो भी वहां चोरी करता है उसको साथ कुछ गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब वो कह लो, डर कह लो या ट्रस्ट कह लो, लेकिन एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आदमी एक दूसरे पे ट्रस्ट करता है कि नहीं कोई चोरी नहीं करेगा। अब वो डर से चोरी नहीं कर रहा है अलग बात है, लेकिन वहां पे ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को। सोसाइटी में जैसे एथिक्स आएगा तो एक दूसरे पे ट्रस्ट करके कि हाँ चोरी नहीं करेगा। सनी सिंगापुर एग्जाम्पल है। एफ से फ्रेटर्निटी क्या है, झारखंड एसडीएफ फ्रेटर्निटी। नमाज एट गुरुद्वारा इन गुड़गांव, कि जब एक तुम सुने होते तुम कि एक मैंने जैसे गुड़गांव में बहुत पोलराइज हो रहा था, राइट और लेफ्ट में हिंदू और मुस्लिम बहुत हो रहा था। तो उस समय जब मैंने मुस्लिम को अलाउ नहीं किया जा रहा था कि तुम यहाँ पे प्रेयर करो, तो उनको उस समय गुरुद्वारा जो था उनको जगह दिया था नमाज पढ़ने के लिए। भाईचारा, अगर सोसाइटी में अगर एथिक्स आ जाता है तो फर्टिलिटी इंप्रूव होगा। और इंप्रूव होगा तो दिखेगा कैसे, एज एग्जाम्पल ये रहा। ये हुआ तुम्हारा रोल ऑफ एथिक्स। रोल ऑफ एथिक्स पहले क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, कि कैसे किस किस पैरामीटर पे एथिक्स को हम जज कर रहे हैं। ठीक, तो देख लिए यहाँ पे रटे इसको इसको। ठीक, अब देखें कि अगर आ गया एथिक्स तो फिर क्या क्या करेंगे। अब एथिक्स नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे छूट गया है, इसको इधर नीचे लिख दिया हूँ। सो ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स आता है तो सीडीएस याद रखना, सीडीएस एक यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है वैसे याद रखना। क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा अगर ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स आ गया है तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा उस कंपनी का। एग्जांपल टाटा, टाटा का देखो क्रेडिबिलिटी कितना हाई है। जो भी है, कितना भी है, टाटा को कोई गाली नहीं देता होगा। टाटा यहाँ तक कि एक कैंसर इंस्टीट्यूट भी चलाता है महाराष्ट्र में, मुंबई में, जो कि कैंसर मैंने बहुत आधा रेट में, मैंने जितनी आधा रेट में कैंसर पेशेंट को ट्रीट करता है। ठीक, डिसीजन मेकिंग कंपनी का अच्छा हो जाता है, सही समय पर सही डिसीजन लेके, ठीक है, सबका स्टेक को अपहेल्ड करता है। कंपनी में एथिक्स आ गया तो कम। और एस से क्या है, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। उसको ध्यान रहता है कि जो भी शॉर्ट टर्म है उसको ज्यादा ये नहीं करना है, एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि सोचना क्या है लॉन्ग टर्म के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर एथिक्स आ गया तो ये तीनों कीवर्ड कम से कम लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रोफेशनलिज्म लिखना कि एथिक्स में अगर है तो कोई, अब जैसे देखो प्रोफेशनलिज्म ऐसे भी याद रखना कि अर्बन क्लैप एक क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा गिग इकोनॉमी का पार्ट है या फिर प्लेटफॉर्म बेस्ड ये है। ठीक, सर्विस क्या देता है कि आएगा तुम्हारा घर, अगर साफ मैंने साफ सफाई करना है तो आके साफ करेगा। तो जब भी तुम कोई काम कराओगे प्रोफेशनल से, उसका तुमको डिफरेंस दिखेगा। वो काम तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है, वो काम तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन लेकिन प्रोफेशनल को जाके कर रहा है तो उसका तुमको डिफरेंस दिखेगा कि अच्छा हाँ प्रोफेशनल किया है, सॉलिड काम किया है। तो कोई भी कंपनी में एथिक्स रहेगा तो वो अपना, जैसे आप ओला का देख लो, बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म का एग्जाम्पल नहीं बनेगा वो। किया क्या, ओला, ओला सामान बेचा ये बोल के कि ये रहा मेरा सर्विसिंग सेंटर, ये रहा मैं इतना दिन में कवर करूंगा, ये लो खरीद लो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। खरीद लिए सब। अब क्या हुआ कि सब अब बैठ के सब जाके जमा करा है, तो महीना महीना भर 6-6 महीने भर तक गाड़ी ही नहीं दे रहा है। तो अनप्रोफेशनल की तरह बिहेव किया उसका स्टाफ, अनप्रोफेशनल। ठीक है, जब एथिक्स नहीं रहेगा तो अनप्रोफेशनलिज्म आ जाएगा। एथिक्स है मतलब प्रोफेशनल है वो, कि जिस भी जो भी चीज बता रहा है, जो भी चीज बता रहा है वो, जो भी चीज बोल रहा है वो उस चीज को फॉलो कर रहा है, मैंने टाइमली डेडिकेटली फॉलो कर रहा है उस चीज को, प्रोफेशनलिज्म का एग्जांपल है वो। तो ये याद रखना, ये ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स आने से क्या होगा, ई ट्रैप। इंडिविजुअल में आ जाएगा तो अल्फाबेटिक वाला ऑर्डर में जाना, सोसाइटी में एथिक्स आ जाएगा तो ये याद रखना। ठीक, अगर क्वेश्चन में अगर ये भी आ गया कि भाई चलो एथिक्स अगर इंडिविजुअल में आ गया, इंडिविजुअल मतलब कि कॉमन पीपल, यहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटर का लिख दिए तुम, अब इतना चीज तो भारी भारी चीज तो कॉमन पीपल में आएगा नहीं, तो कॉमन पीपल के लिए भी कीवर्ड रख लो कि कॉमन पीपल में अगर आ गया मेवा, यानी कि मोरल एथिक्स वैल्यू या एटीट्यूड, अगर सब कुछ पॉजिटिव यहाँ आ गया इनमें तो उनके अंदर लॉयल्टी आ जाएगा, उनके अंदर क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। जिस जो भी उनके, जैसे उनके भाई हो, कि उनके फादर हो, कि मदर हो, कि उनकी वाइफ हो, समझेंगे कि हाँ इंडिविजुअल जो है क्रेडिबल है, मतलब अपना बात से पलटता नहीं है। ठीक है, लॉयल है, मतलब कि जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है। रेपुटेड भी हो जाएगा वो सोसाइटी में, रेपुटेड हो जाएगा इंडिविजुअल। इनोवेटिव हो जाएगा, कि मतलब कि उसके अंदर जो कि मोरल है, एथिक्स है, वैल्यूज है, तो किसी टाइप का मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा, तो बहुत इनोवेटिव आइडियाज को प्रेजेंट करेगा। प्लस सेटिस्फेक्शन लेवल उसका आसमान पे रहेगा। तो ये अगर उसमें अगर आ जाता है एथिक्स, तो इंडिविजुअल कॉमन पीपल में, मैं कह रहा हूँ कॉमन पीपल में, कि तुम्हारे अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, तुम्हारे अंदर में डेवलप ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन पहले ये 4-5 पॉइंट लिख देना। ठीक है, उसके बाद बोलना कि मेरा एडेप्टिबिलिटी फैक्टर हाई हो जाएगा, करेज ऑफ कन्विक्शन बढ़ेगा। ठीक है, वो सब भी लिखना, लेकिन ये भी याद करके रखो, याद रखने का एल क्राइस्ट। अब लिख दिया हूँ,
याद रखो जैसे भी, रटना तो तुम्हें ही है, मुझे याद है, मुझे याद है। ठीक है। सोसाइटी में एथिक्स आ गया। ठीक, सोसाइटी में एथिक्स आ गया। अब सोसाइटी को लेकर कुछ भी क्वेश्चन आया ना एथिक्स में, सोसाइटी को लेकर तुम कीवर्ड देख लियो, सोसाइटी लिख दिया है। ठीक। और तुम बढ़िया से उसका मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, इलस्ट्रेट कर दिया, डिस्कस कर दिए हो, तो एक रेडीमेड कंक्लूजन रेडी रखना। कि गुड सोसाइटी इज दैट वेयर नो वन फॉल थ्रू द क्रैक ऑफ द सोसाइटी एंड वॉइस ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे क्रैक होगा, एंड द वॉइस ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड इन द रो इज हर्ड। कहने का मतलब ओवरऑल क्या कह रहा हूँ, कि बस यहाँ पे लास्ट मैन स्टैंडिंग लिख लो। लास्ट मैन स्टैंडिंग क्या है अभी बता देता हूँ मैं। ये कीवर्ड कहीं भी लिख के ना, पब्लिक सर्विस में बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। गांधी जी को जब पूछा गया, कौन, ये जो तुम्हारे जगजीवन राम थे लेबर मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो बोले कि बापू हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, कैसा बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो गांधी बोले कि भाई ऐसा बनाना कि जो लाइन में सबसे लास्ट आदमी है, तुम्हारा जो सर्विस है उस तक भी, उसको भी मिले। कहने का मतलब जो सबसे मोस्ट मार्जिनलाइज्ड है उस तक भी तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी मैंने प्रोटेक्ट करे, कि उसको भी सर्विस दे, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो जितना भी पब्लिक पब्लिक सर्विस का जितना भी स्कीम होता है, जितना भी काम होता है, एक पॉइंट तो तुम रेडीमेड रखो कि लास्ट मैन स्टैंडिंग लिखूंगा आंसर में ही जैसे भी। ठीक है। लोकहित लोक सेवा जो भी कह लो, लास्ट मैन तक तुम्हारा स्कीम नहीं पहुंच रहा है, मतलब तुम एक बहुत बड़ा पॉइंट छोड़ के आ रहे हो एग्जाम हॉल में। ठीक है। एटलीस्ट रट लो। ठीक। अब बोलोगे कि भाई देखो, एथिक्स पढ़ना और एथिक्स अप्लाई करना, ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। अभी तुम, एक तो उड़ीसा का केस था जिसमें और एक हाईलाइट हुए थे तुम्हारे सिविल सर्वेंट, 2019 के टॉपर थे। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस भी कवर किया था उनका न्यूज। टॉपर थे वो, उनका अच्छा अच्छा भाषण था, लेकिन वो चार्जेस लगा क्या, करप्शन का चार्जेस लगा। ठीक है। तो क्या वो, अच्छा ठीक है, ओपीएससी तो नहीं ले रहा था, एथिक्स अलग बात है, लेकिन फिर भी बेसिक जितना बुक्स है, जीएस पेपर 1 2 जो भी पढ़ रहे हैं, उतनी दिखती दिखिए था ना कि जो काम करने जा रहे हैं उसमें तो वनरेबल सेक्शन से ही डील करना है। ठीक है। तो मोस्ट मार्जिनलाइज का ध्यान रखना पड़ेगा तुमको, जो लास्ट में स्टैंडिंग है जिसके तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब इनका क्या है, चार्जेस लगा है क्या, उस पर तो मुझे ज्यादा डिटेल का नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि रैंक 1 थे तुम्हारे 2019 बैच के, अश्विनी नाम था उनका, और इंडियन एक्सप्रेस कवर किया था उनके साथ। एक धीमान चकमा करे कुछ एक और थे, उनका भी कवर किया था इंडियन एक्सप्रेस एक ही साथ में। कि रिसेंटली 2 ओडिशा सिविल सर्वेंट हैव बीन कॉट अंडर द चार्जेस ऑफ करप्शन। मैं एक धीमान चकमा का तो मैं नाम रखा हूँ यहाँ पे क्योंकि उनका प्रूफ हो गया था, लेकिन इनका शायद प्रूफ हुआ है कि नहीं, मुझे ज्यादा कवर नहीं किया उसको मैं, लेकिन उनका मैं नाम रखा हूँ धीमान चकमा का, जो नॉर्थ ईस्ट के थे लेकिन उड़ीसा कैडर को चूज किए थे वो। ठीक है। कंक्लूजन, गुड सोसाइटी इज दैट वेयर नो वन फॉल थ्रू द क्रैक्स, क्रैक ऑफ सोसाइटी, एंड वॉइस ऑफ मोस्ट मार्जिनलाइज्ड इन द रो इज हर्ड। ठीक है। लास्ट में स्टैंडिंग खाली याद रखो, ये भी याद रखोगे तो एग्जाम हॉल में तुम लिख दोगे इतना बढ़िया कंक्लूजन, कि मेरा जो भी स्कीम है, जो भी मेरा पर्पस है, जिस वजह से मुझे सिविल सर्वेंट केस स्टडी में यूज करना। ठीक है, कीवर्ड केस स्टडी में यूज करना, ये सब केस स्टडी में भी यूज होगा, इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार रट लो, क्योंकि एथिक्स थोड़ा ही सा कुछ है। मैंने एक एक दो चैप्टर पढ़ोगे बहुत कुछ सीख गए रहोगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे और बहुत कुछ सीख गए रहोगे। 7 चैप्टर में तो एथिक्स पूरा खत्म है, 7 चैप्टर में पूरा एथिक्स खत्म है। देखो, एटीट्यूड, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल थिंकर, सिविल सर्विस वैल्यू, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, लास्ट केस स्टडी, इतना में पूरा एथिक्स खत्म है तुम्हारा। ठीक है, अभी हम लोग पहला ही चैप्टर में है, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में वैल्यूज पढ़ेंगे, पार्ट 3 में एटीट्यूड पढ़ेंगे, एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, मोरल थिंकर। ये मोरल थिंकर तुम मोस्टली तुम बहुत पहले से तुम पढ़ चुके हो, इसमें कुछ खाली थोड़ा मोड़ा नया नाम जानना है। अदरवाइज जिसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, किसी का पीएसआर ऑप्शनल है, किसी का कुछ है, वो गांधी, अंबेडकर, ये सब सुने हो तुम, उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, कुछ नया नाम भी होगा, उसको भी देखेंगे। सिविल सर्विस वैल्यू, अब जो यहाँ पे पढ़ने वाले सिविल सर्विस वैल्यू में, वो सब यहाँ पे तुम पढ़ते आते रहोगे, कि करके देखते रहोगे तुम, सारा एग्जाम्पल तुम्हारा ऑलरेडी रेडी है यहाँ पे। बस उस वैल्यूज के बारे में डिटेल में थोड़ा डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो पेशेंस रखना है और रिवाइज करना है, तो एथिक्स में डर नहीं लगेगा आंसर लिखने में। अब वो ये तो एप्टीट्यूड पूछ लिया है, अब मैं बोला कि ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन क्यों रखा, मैं इसलिए रखा कि ठीक है मैं जान रहा हूँ कि तुम्हारे पास नहीं है इन्फॉर्मेशन की एप्टीट्यूड होता क्या है, अभी मैं नहीं बताऊँ एप्टीट्यूड, लेकिन मैं तुमसे इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम एग्जाम में एप्टीट्यूड के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी ये पूछा है कि डिस्कस द 10 मेजर एप्टीट्यूड इंडिस्पेंसिबल फॉर गुड सिविल सर्वेंट। अन्न
तो क्या बोला कि तुमको नहीं पता अभी एप्टीट्यूड क्या है, लेकिन तुमको जो मैं बता दिया ABCD करके, अब वो तो तुम जान गए ना, वहां तुम एग्जाम्पल के साथ बोला था, 20 मार्क का पूछा था, अब तो लिख दोगे ना तुम, समझ गए? तो इन्फॉर्मेशन वही है, ठीक है, बस खाली जानना है कि कैसे अप्लाई करना है, और उसी चीज के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अब जो इंडिविजुअल में था तो बहुत लोग बस इतना ये साथ रट के बैठते हैं, सोहेल प्रिंसिपल, S से सेल्फलेसनेस, O से ऑब्जेक्टिविटी, H से ऑनेस्टी, O से ओपननेस। ये तुम उसको और एक जगह पे कहीं यूज कर लेना, इसको तुम और एक जगह पे कहीं यूज कर लेना, आगे चल के जब सिविल सर्विस वैल्यू आएगा तो वहां पे यूज कर लेना, ठीक है। लेकिन ये भी है कीवर्ड सोहेल प्रिंसिपल। अभी रिसेंटली सेल्फलेस के एग्जांपल में इंडियन एक्सप्रेस में ही पढ़ा था, प्रतिमा बारवा जो थी वो, मैंने अच्छा, बहुत अच्छा कोच थी, लेकिन मैंने जैसे होता होता क्या है ना कि कोई भी कोच किसको ट्रेन करेगा, जो उसको रिजल्ट दे, ठीक है। तो ये अब ये उन लोगों को ट्रेन कर रही थी जो कि बहुत मार्जिनलाइज सोसाइटी से आ रहे थे, ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे। मतलब कि आदमी क्या चाहता है कि मेरे पास क्रीम, मैंने एकदम क्रीम बच्चा आ जाए जो पहले से बहुत कुछ सीखा हो, उसको मैं फिर थोड़ा सा मोल्ड करके ये कर दूं। लेकिन ये पूरा ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही थी, सेल्फलेस होके, पर इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपना जेब से जो कुछ भी इनके पास बच रहा था या फिर जो भी है, उनको ट्रेंड कर रही थी। तो इंडियन एक्सप्रेस इनको कवर किया था, तो मेरे को लगा कि ये शी कैन बी अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फलेसनेस, तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ प्रतिमा बारवा, झारखंड की कोच थी वो, हॉकी ग्रास रूट कोच फ्रॉम झारखंड, ठीक है। लिख इतना भी लिख के आओगे ना तो एग्जामिनर समझेगा कि तुम, मैंने तुम्हारा जो सोच है वो, मैंने चीजों को पकड़ रहा है, एथिकल चीजों को पकड़ रहा है वो। ये इंडियन एक्सप्रेस करता क्या है कि लास्ट में थोड़ा सा एक ऐसा किसी ना किसी कहानी का दे देता है, किस दिन में देता है मुझे याद नहीं, लेकिन एक एक कहानी हर एक हफ्ते आ जाता है उसका, कि एक कहानी लिख देगा कि कोई अच्छा ऐसा किया था। एक कहानी आया था कि कोरल को, सॉरी, मैनग्रोव्स को कोई प्रोटेक्ट कर रहा था वेस्ट बंगाल में, तो ऐसा आते रहता है, कोई ब्राजील का कोई छोटा सा गांव में ऐसा कुछ कर रहा था, तो याद रहेगा तो ठीक, और नहीं तो ऐसे में भी एज ए एनेक्डोट लिख सकते हो। और लास्ट में मैं ऐसे का बता रहा हूँ, देखो ऐसे को क्या करना है, 12 पेज रहता है ना, बस थोड़ा सा बताऊंगा, 12 पेज रहता है, एनेक्डोट शुरू करना है यहाँ पे, ठीक है, और लास्ट पेज में जिनके बारे में, जिनके मान लेते हैं कि इन्हीं के बारे में तुम बखान किए हो कि ग्रासरूट लेवल पे ये कर रही थी, ये कर रही थी, इनको पता था कि एक दिन ये चीज काम आने वाला है देश के, ठीक है। तो ये बहुत सारे अच्छे मान इंडिया इंडिया के लिए बहुत अच्छा हॉकी लोगों को ट्रेंड किए हैं ये, ठीक। लास्ट में इनका नाम मेंशन करना, शिवाज नन अदर देन प्रतिमा बारवा फ्रॉम झारखंड, लिखना है यहाँ पे। तो अब क्या होगा, एग्जामिनर पढ़ते पढ़ते ना, यहाँ तक तो ठीक है, मोनोटोसली आ रहा होगा कि अच्छा तुम पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल ये किए हो, और फिर आखिरी में आके तुम उसको बता दिए कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा था वो मेरा कहानी से रिलेटेड है, वो वहीं पे तुम्हारा मार्क्स बैठा देगा तुमको ढंग का, ठीक है। उतना कोई नहीं कर पाता, उतना डेवलप कोई नहीं कर पाता है ये चीज तुमको, इसे जब करोगे तो रियलाइज होगा कि ऐसे कितने टाइप से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, धीरे धीरे जानोगे। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हम क्या क्या देखे, पहला दिन एसेंस देखे, फिर एसेंस में पहले एथिक्स का मीनिंग देखे थे, मतलब क्या समझना था, इसको समझने के लिए हम और देखे कि लॉ के साथ, मोरल के साथ, फिर वैल्यूज के साथ क्या है, उसके बाद क्या देखे, डिटर्मिनेंट्स देखे। डिटर्मिनेंट्स में क्या देखे कि एमआरएफ, एमआरएफ रिसिप्ट, रिसिप्ट, कोड पीजी रटवाया था, कोड पीजी इसमें बोला था, सब याद रख लेना, ठीक। डिटर्मिनेंट्स अगर तुम ऐसे भी याद कर सकते हो, इंडिविजुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, या फिर अदर फैक्टर्स कुछ ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन बेस्ट यही है, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा पॉइंट जनरेट होगा इसमें। तुम तीन यहाँ पे कहीं किसी एक आंसर में यूज कर लेना, किसी एक आंसर में 5 पॉइंट इधर का उठा लेना, किसी में ये यूज कर लेना, लेकिन फैक्टर हेड एथिक्स के तो लिख सकते हो, पेपर में झलकना चाहिए कॉपी में। प्लस इसके बाद डिटरमिनेंट्स के बाद क्या देखें हम, रोल ऑफ एथिक्स, कि रोल अगर एथिक्स आ गया है तो फिर क्या क्या होगा, तो अल्फाबेटिकली देखे, फिर सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद क्या देखे, ई ट्रैप देखे, और उसके बाद क्या देखे लास्ट में, सोसाइटी में झारखंड STF, ठीक। झारखंड STF, देखो ऐसा है कि पढ़ बहुत लोग रहे हो, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं कि ह्यूमन नेचर क्या है, कि तुमको PDF में मिल जाएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज कि तुम्हारा लेजीनेस इतना है कि तुम इसको भी रिवाइज करके नहीं जाओगे तुम, ठीक है। तो जो बोलते हैं ना कि अगर 100 लोग एनरोल कर रहे हैं तो अटेंड करेंगे 30 लोग, और उसको एग्जैक्टली जो रिवीजन के साथ जो जाएंगे एग्जाम हॉल में 10 लोग, और उस 10 में से भी सिर्फ 5 ही लोग उसको अप्लाई करके आ पाएंगे। तो ये जो 5 लोग हैं ना, ये पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस इस चीज को अप्लाई करते रहेंगे, टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज में, टेस्ट सीरीज में, आएगा नहीं आएगा, खुद से अपना भी एग्जाम्पल ऐड करते रहेंगे कुछ ऐसा यहाँ पे, तब जाके ये 5 लोग वहाँ उसमें रैंक में अपना ला पाएंगे, ठीक है। तो ये सोचना है कि ये नॉलेज तो सबके पास हो जाएगा और सब कोई लिख देगा यही, तो फिर कैसे होगा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। आइडियली लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तुम देखना अभी क्लास जब स्टार्ट किए हैं तुमको 30 लोग लाइव दिख भी रहा है,
जब क्लास का एंड होते रहेगा ना, तो उसमें हार्डली तुमको 10 या 15 दिखते रहेंगे। ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर है, कुछ नहीं कर सकते। कंसिक्वेंस ऑफ एथिक्स, अगर एथिक्स को फॉलो नहीं किए, अभी देख लिए थे क्या कि एथिक्स को फॉलो करेंगे तो ये चीज होगा, अब एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो फिर उसी लेवल पे देख लेते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स फॉलो नहीं किया, पूछ लिया कि तुम एथिक्स फॉलो नहीं किए तो क्या होगा। याद रखो, अब ये जितना तुमको याद करवा रहा हूँ, सब केस स्टडी में यूज करवाऊंगा। ठीक है, सारा कीवर्ड केस स्टडी में यूज होगा। मेरिट डिमेरिट लिखने में क्या तुम्हारे पास चॉइसेस रहेंगे, तुम सॉल्यूशन जो दोगे तो उसमें सॉल्यूशन में कीवर्ड से वहां झलकते रहेगा। तुमको क्या बोला था लास्ट क्लास में, कम से कम 50 के आसपास तुमको रटवाऊंगा कीवर्ड। अभी मतलब नहीं जानू, मतलब थ्रू आउट द चैप्टर जब तक खत्म होगा तो रटते जाओगे। ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस बैकग्राउंड म्यूजिक तुम सुने होगे, इंडियन एक्सप्रेस बैकग्राउंड, बैकग्राउंड म्यूजिक बीजीएम सुने होगे, यूट्यूब में सर्च करना बीजीएम, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा। अब याद करना था, निमोनिक्स बनाना था, मैं बना दिया, तुमको याद आता तो ठीक, नहीं तो फिर अपने हिसाब से याद कर लेना। आई से इनएक्शन। ठीक है, इनएक्शन मतलब कि तुम्हारे अंदर एथिक्स अगर नहीं फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इनएक्शन आ जाएगा। एक्सीडेंट हुए रहेगा और कोई पढ़ के वहां पे गिरे रहेगा, तुम उसको छोड़ दोगे क्योंकि तुमको तुम्हारे अंदर एथिक्स है ही नहीं। ठीक है, तो उस समय बी ए गुड स्मार्टियन की, स्मार्टियन स्मार्टियन की जब ऐसा कुछ होता है तो क्विकली एक्शन लिया करो। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट इस पे कुछ अच्छा किया है, किसी को पता है क्या, गुड स्मार्टन के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट कुछ अच्छा स्कीम लाया था, मैं अभी तो सर पढ़ा था। सर 25,000 देगा, वो बोला कि अगर गुड समर्टियन होगा तो ही विल गेट अ कैश प्राइज ऑफ हाँ 10। ठीक है, ठीक है, तो कभी अब देख इतना चीज अच्छा चीज जान गए हो। ठीक है, तो अब कोशिश करना कि नॉलेज यही है, उसको अब कहीं ऐसे में लिख के आऊं कि कहीं एथिक्स में लिख के आऊं, कहाँ लिख के आऊं। अब तुम सिलेबस जितना बार तुम रटते रहोगे बैठ के, तो तुमको याद पता चलेगा कि अच्छा हाँ, इस टॉपिक में लिख सकता हूँ मैं। वो तुम्हारा तुम्हारा टैलेंट है वो। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं जितना तुमको बता रहा हूँ उतना मुझे याद भी नहीं रहा, उतना मेरे कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। ठीक है, मैं उतना भी तुमको नहीं, जो मेरे कॉन्शियस माइंड में बैठा है उतना भी तुमको नहीं बता पा रहा हूँ मैं। जितना मैं देख रहा हूँ कीवर्ड जो याद आ रहा है बता दिया, लेकिन कुछ बैठा हुआ है। अब देखा गुड स्मार्टियन, मुझे याद था कि उड़ीसा गवर्नमेंट कुछ अच्छा किया है, ठीक बताया। अब वो मैंने सबकॉन्शियस माइंड बैठे रहेगा, तो एग्जाम हॉल में जैसे आएगा ऐसा कुछ क्वेश्चन, तो तुमको रेडी होके जाना, प्रिपेयर होगा कि मुझको ये सब अप्लाई करके आना है एट एनी कॉस्ट। नहीं तो मेरा पढ़ने का मतलब क्या है फिर, खाली पढ़े जा रहा हूँ, 4 बुक उठा लिया, उस इंस्टीट्यूट का भी उठा के 250 पन्ना प्रिंट करके लेके बैठा हुआ हूँ, अब बोल रहा हूँ कि आज करूंगा खत्म, कल करूंगा। अरे भाई ठीक है, पढ़ लिए हो, उसको अप्लाई करना शुरू करो। अब वो शुरू होगा तुम्हारा टेस्ट लिखने से। लिखो टेस्ट, और उसके बाद देखो कि तुम अभी आज का क्लास खत्म होगा, उसका टेस्ट लिख के देखना कि क्वेश्चन में क्या लिख पाता हूँ कि नहीं, या फिर पीवाईक्यू उठा के देखना कि कुछ सक रहा हूँ कि नहीं, नहीं लिख पाऊंगा कि नहीं कुछ एथिक्स का पेपर। ठीक है, आई ई से एनवी, जेलसी, जेलसी। ठीक है, अगर एथिक्स नहीं है तुम्हारे अंदर तो जेलसी आ जाएगा तुम्हारे अंदर। फॉर एग्जाम्पल, कर्ण को था अर्जुन के प्रति। ठीक है, दोनों महारथी, दोनों सूरवीर, ठीक, लेकिन जल एनवी था, जेलसी था कि क्यों, यही सबसे बड़ा धनुर्धर क्यों, धनुर्धर। ठीक है, तीरंदाज में इसको सबसे बड़ा क्यों माना जाता है, जलन था कर्ण को। तो एथिक्स नहीं रहेगा तो आ जाएगा। बी से बायसनेस, इंडियन एक्सप्रेस का आई हो गया। अब बायसनेस बीजीएम, बायस्ड और डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारे अंदर, तुम बायस हो जाओगे अगर एथिक्स नहीं है ना, तो इंडिविजुअल तुम बायस हो जाओगे। बायस का मतलब ये भी समझ लो कि तुम फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म या फिर क्या बोलेंगे उसको, और एक नेपोटिज्म, वो आ जाएगा तुम्हारे अंदर। तो वो देखेंगे, वो हम उसको यहाँ यूज कर किए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे उसको, लेकिन यहाँ पे हम लोग बायसनेस रखे हैं। एग्जाम्पल पंकज दीक्षित। अब देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम कॉन्टेक्स्ट जान के रखो, तुम यहाँ नाम मत लिखना है एग्जाम में। जब अच्छा बात है तो एग्जाम्पल हाईलाइट करो सिविल सर्वेंट का। अभी तुमको बताया कि धीमान चकमा, कि अश्विनी पंडा, उनका कॉन्टेक्स्ट मत लिखना, उनका नाम मत लिखना, बस कॉन्टेक्स्ट लिखना कि रैंक 1 थे, करप्शन चार्जेस में गए, कि सिविल सर्वेंट थे, आईएएस थे, यंग आईएएस ऑफिसर थे, और किस चार्जेस में गए, पैसा कुछ तुम्हारा वेस्टर्न उड़ीसा का कोई डिस्ट्रिक्ट में थे पोस्टेड, और अराउंड 15 करोड़ की 15 लाख का उनके ऊपर करप्शन का चार्जेस लगा था। तो कॉन्टेक्स्ट लिखना, नाम मत लिखना। नाम लिखोगे तो तुम्हारा गड़बड़ करोगे, फिर नाम नहीं लिखना है, कॉन्टेक्स्ट बता देना कि अच्छा सर 15,000 सर, 50,000। 15,000। नहीं नहीं, मैं रैंक 1 का बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ धीमान चकमा जो आईएएस ऑफिसर थे उनका कह रहा हूँ। 20 लाख। हाँ, समथिंग लैक्स में था कुछ, 50 लाख की 20 लाख जो भी था, वो बहुत पुराना न्यूज है, मेरे बैक ऑफ माइंड में ऐसा हिट किया तो मैं बता दे रहा हूँ। तो नाम नहीं लिखना है। अगर रूल ऑफ एथिक्स पूछा, बोला कि अगर फॉलो एथिक्स नहीं करते हैं तो
क्या होगा, तो कॉन्टेक्स्ट बताना है कि नहीं फॉलो करते इनएक्शन तो रोड पे पड़े रहेगा आदमी, उसको हेल्प नहीं करेगा कोई, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल में ये है, जेलेसी क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर, बायसनेस क्रिएट हो जाएगा, ग्रीड आ जाएगा, लालच आ जाएगा। फिर वही बात कि तुमने ऐसे लिखना कि रिसेंटली एक मैंने आईएएस ट्रेनी थी पूजा खेड़कर, जिसके अंदर ग्रीड आ गया था, ठीक है, ट्रेनी थी लेकिन सारा फैसिलिटीज एंड पर्क खोज रही थी प्रोफेशनल का, मैंने ये का कि मेरे को सर्विस अब ये हो गया है और मुझे वैसा चाहिए। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि नाम नहीं लिखना है तुमको, बस एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए नाम लिखा हूँ, पूजा खेड़कर लोग सब जानता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट लिख के आना, नाम लिख के मत आना। फ्रॉजरी की थी मैंने ये में पेपर फॉर्म फिलअप में, और बता के 10 बार नाम चेंज की थी, कितने बार, और नाम चेंज करके अपना अटेम्प्ट 10 बार ले ली थी। एम से मिस फैंस, ये टफ है, याद करना मत करना, पहला तुम 4 ये याद कर लो, बहुत 3 4 चौथी बार जब जाते रहोगे याद रिवीजन करते रहोगे तब कोशिश करना इसको याद करने का, ठीक है। पहला 2 3 रिवीजन में एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे कि ये 4 याद रहे, इंडियन एक्सप्रेस का बी जी और एम याद आता तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना, ये कीवर्ड स्पेलिंग भी बहुत मुश्किल है, उसको ये कर पाओगे। मिस फैंस का मतलब क्या होता है बस जान लिए रहो। नेग्लिजेंस लीड्स टू लॉस, मतलब कि तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो, करप्शन नहीं कर रहे हो तुम, जस्ट बिकॉज कि तुम बेवकूफ हो उसकी वजह से तुम्हारे गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। अब समझे, नेग्लिजेंस लीड्स टू लॉस उसको बोलते हैं मिसफियांस। एक होता है करप्शन कि जहां पे तुम गवर्नमेंट को लॉस करा दिए करप्शन करके, उसको बोलेंगे करप्शन, ठीक। लेकिन ये नेग्लिजेंस की वजह से तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम लापरवाह हो कि तुम बेवकूफ हो उसकी वजह से हो रहा है। तो ऐसा एक सिविल सर्वेंट थे आईएएस जो फाइनेंशियल लॉस हुआ था गुजरात गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर कह रहा हूँ नाम तुमको यहाँ पे बस कॉन्टेक्स्ट देने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देने के लिए कि वो ऐसा गड़बड़ किए थे कुछ, मिसफियांस का एग्जाम्पल है वो, ठीक है। अब 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 वो तो हो गया कि चल भाई सिविल सर्वेंट का कॉन्टेक्स्ट में देना था, पूछा था एडमिनिस्ट्रेटर के कॉन्टेक्स्ट में बताओ अगर एथिक्स नहीं हुआ तो क्या होगा, तो लिख देना कि एथिक्स नहीं हुआ तो इनेक्शन, मतलब कि फाइल पड़ा रहेगा, ठीक है, वेलफेयरिज्म स्कीम के लिए पेपर पड़ा रहेगा लेकिन फिर भी कुछ एक्शन नहीं होगा, स्कीम डिले होगा, ये सब लिख देना, इनेक्शन आएगा। जैसे आएगा कलीग्स में ही सिविल सर्वेंट ये करते रहेंगे दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अंडरमाइन करते रहेंगे, कि बायसनेस आ जाएगा, कि जैसे जो भी मैंने तुम्हारा जो भी बायसनेस इन द सेंस की पब्लिक फेथ को, मैंने पब्लिक में जो भी मैंने अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के रहेंगे तो उनके लिए बायसनेस क्रिएट हो जाएगा। तुम शायद याद रखे हो कि नहीं, लास्ट ईयर ही एक हाईकोर्ट का जज थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज, वो मुस्लिम के प्रति उनका बायसनेस बहुत ज्यादा था, तो उनको सुप्रीम कोर्ट फिर उनको ये किया था, डांटा था उनको बहुत बुरी तरीके से, और इतना भी बात चला था कि उनको हटा देगा, जो यशवंत सिन्हा के साथ उनको भी हटा देने का बात चल रहा था, ठीक है। तो बायसनेस आ जाता है तो तुम जस्टिस नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। तो अब वो तो हो गया सिविल सर्वेंट, अब इंडिविजुअल में एथिक्स नहीं रहेगा तो क्या आएगा, अब ये सब कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है। फिर अगेन वही कह रहा हूँ कि सारा एथिक्स जो है खेल कीवर्ड का है, तुम जानते हो, तुम सुने हो, तुम उसको बस लिख के आना है तुमको, ABCD अल्फाबेट वाला। ए से एरोगेंस, बी से बिट्रियल, तुम्हारे अंदर एथिक्स नहीं है एरोगेंस आ जाएगा, एथिक्स नहीं है बिट्रियल करोगे, धोखेबाज बन जाओगे, धोखा देते फिरोगे, चीटिंग करते फिरोगे, धोखेबाज, डिसेप्शन कीवर्ड है, तुम लिखो यहाँ पे, एक ही जगह पे मत लिखना, अलग अलग आंसर में लिखना, डिमेरिट्स जब बताओगे तो गिनाना ये सब कीवर्ड लिख के। इगोइज्म देखेंगे, इसका मतलब डिटेल में देखेंगे नीचे। फ्रॉड, 420 आदमी हो जाओगे, 420 का चार्ज लगेगा तुम पे। लालच, ग्रीड, हिपोक्राइट, होता कुछ रहेगा बताते कुछ रहोगे, प्रिटेंडर बन जाओगे, ठीक है, मोस्टली जो पॉलिटिशियंस लोग करते हैं जो। तो ये हो गया इंडिविजुअल में, वो हो गया एडमिनिस्ट्रेटर के केस में। अब सोसाइटी में आ गया अनएथिक, एथिक्स सोसाइटी फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, क्राइम होगा, क्राइम होगा तो सी से क्या, कम्युनल राइट होगा, सोसाइटी में नहीं है एथिक्स, एग्जांपल लिखना, संभल, रिसेंटली संभल का जो यूपी का जो संभल ये है, तो वहां पे मुस्लिम हिंदू राइट्स हुआ था, ठीक, रिसेंट जो बता रहा हूँ मैं। 2020 में दिल्ली राइट्स हुआ था जो बहुत फेमस है अभी तक, उसका भी जो, इसको दिल्ली राइट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट आज ही उसको, आज ही या कल डाटा है, जुडिशरी डाटा है इनको, पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, कि तुम लोग ऐसा क्या रिसर्च कर रहे हो जो अभी तक तुम केस को मैंने क्लोज नहीं कर पाए हो। एक मैंने, एक इसमें ये थे मुस्लिम, एक ये है, उनको पुलिस ट्रायल पे रखे हुए अभी तक उसका ये नहीं प्रूफ कर पाया है, ठीक है। तो तब से उनके ऊपर यूएपीए लगा हुआ है, और बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है जुडिशरी का इसके ऊपर कि बेल क्यों नहीं मिल रहा है, 5 साल से ऊपर हो गया है अभी तो उनको बेल नहीं हो रहा है, बस ट्रायल ही चल रहा है उनके ऊपर, ठीक है। अभी जुडिशरी डाटा तो दिल्ली पुलिस को इसी बात पे। कम्युनल राइट आएगा, सोसाइटी में नहीं है भाई तो कम्युनल राइट आएगा। आर से राइज ऑफ क्राइम, क्राइम बढ़ेगा, ड्रग, रेप, देखो आरजी कर रेप केस जो सुने थे, आरजी कॉलेज रेप केस, ठीक। इनइक्वलिटी बढ़ेगा, इंस्टेबिलिटी बढ़ेगा, सोसाइटी में नहीं है तो हर कोई चाहता है कि मैं कैसे ये करूं, इनइक्वलिटी कहाँ बढ़ेगा, जहां रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ फॉलो करेगा नहीं कोई, ठीक है, इनइक्वलिटी बढ़ेगा। एम से मोरल करप्शन आ जाएगा, मैंने मोरली डिग्रेड कि
उत्तराखंड में जो फ्लड आया था 2013 में, कि तुम अभी भी देखोगे बालेश्वर में जो रेल एक्सीडेंट हुआ था, तो कुछ इंस्टेंसेस ऐसा देखा गया था कि डेड बॉडी के ऊपर से ही स्नैच कर रहे थे, उसका चैन की, उसका घड़ी की, उसका मोबाइल स्नैच किया जा रहा था। ठीक है, तो वो चीज है कि मोरल करप्शन आ जाएगा सोसाइटी में। अगर ये चीज नहीं है तो मोरल करप्शन आ जाता है। तो वैसे ही उत्तराखंड का जब बाढ़ आता है, जो बोलते हैं ना कि आपदा है और उसमें कोई अफसर ढूंढ रहा है, तो उसको बोलते हैं मोरल करप्ट आदमी। ठीक है पर ये तो एक्चुअली मोदी जी बोले थे कि आपदा में अफसर ढूंढना कोविड के टाइम में, उसको रिलेट मत करो। मोरल करप्शन में कह रहा हूँ कि मुसीबत का समय है, उसमें भी लालच आदमी के ऊपर छाया हुआ है, ग्रीड, उसको बोलते हैं मोरल करप्शन। फ्लड आया था 2013 में उत्तराखंड में, बहुत बहुत गंदा तरीके का फ्लड था। ठीक है, किलिंग ऑफ सिविलियंस, किलिंग ऑफ सिविलियन, मोरल करप्शन मतलब क्या? सिविलियन को मार रहा है तालिबान, तुम देखते रहते होगे, वीडियो ऐसा सर्कुलेट होते रहता होगा कि पीट रहा है, मैंने वुमेन को पीट रहा है, कि इतनी गंदे तरीके से मारता है, वीडियो वीडियो को मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके, जो बहुत ज्यादा मैंने देख भी नहीं पाओगे, इतना मैंने खराब चीज करते रहता है लोग। सोसाइटी में क्या नहीं है? एथिक्स नहीं है, तो हो क्या रहा है? क्राइम। तो क्राइम में एम से मोरल करप्शन, एस से स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप क्या है? कि तुम मान के बैठे हो कि और मुस्लिम सर, कि कास्ट में जो ये जात के लोग ऐसे रहते हैं, वो जात के लोग ऐसे रहते हैं, मान के बैठे हो। रीजनलिज्म, कि अरे वो तो मराठी है, वो तो पंजाबी है, वो तो बिहारी है, कि वो तो बंगाली है, तो वो चीज तुम मान के बैठे हो। तुम्हारे अंदर सोसाइटी में अगर नहीं रहेगा एथिक्स, तो स्टेरियोटाइप बढ़ जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, ट्रांसजेंडर को लेके अब्यूज नहीं, स्टेरियोटाइप रहोगे तुम्हारे अंदर। स्टेरियोटाइप ये सब कीवर्ड पढ़ेंगे, ये सब आगे है, पढ़ना है स्टेरियोटाइप। ठीक, क्या क्या देखे फिर से बता रहा हूँ। एथिक्स नहीं रहेगा तो इंडियन एक्सप्रेस, बैकग्राउंड म्यूजिक। सोसाइटी में नहीं रहेगा तो क्राइम होगा। अब देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा तो क्या होगा। सीबीसी पढ़े हो कहाँ पे? पॉलिटी में। ठीक है, विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो करप्शन, शारदा चिट फंड। ठीक है, शारदा चिट फंड, करप्शन। और इधर भी देख, इसको भी देख सकते हो, लिख सकते हो, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। सेबी की चेयरमैन थी अभी रिसेंटली, उनका भी नाम आया था, कुछ हाईलाइट हुआ था कि पैसा उधर उधर की थी वो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उनका पर लिख सकते हैं एग्जांपल। उनका नाम याद नहीं आ रहा, लास्ट ईयर दिसंबर में हाईलाइट हुआ था उनका नाम, कि कुछ ऐसा फंड को ऐसा कुछ गड़बड़ कर रही थी बोल के। ठीक है, वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, मैंने वी से बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर नहीं रहेगा एथिक्स, सर नहीं रहेगा। माधवीपुरी। हाँ, उनका नाम आया था। ठीक है, माधवीपुरी का। वी से वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, अगर एथिक्स नहीं है एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो पब्लिक ट्रस्ट है उसका वायलेशन। एग्जांपल, अगर कोई गवर्नमेंट के एग्जाम कंडक्ट कराता है, ठीक है, बीपीएससी, बहुत बच्चे सिर्फ इसलिए नहीं देते हैं एग्जाम कि उनको ट्रस्ट ही नहीं है इस इंस्टीट्यूशन पे। पेपर लीक होना बहुत मतलब हाई चांस है, ट्रस्ट नहीं है, पब्लिक ट्रस्ट नहीं है उस पर, समझ रहे हो? या फिर इलेक्शन कमीशन पे ट्रस्ट है बोल के आज सब वोट देने जाता है, सब हमेशा पार्टिसिपेशन बढ़ ही रहा है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं रहेगा एथिक्स, अब जैसे अभी रिसेंटली जो अपना इलेक्शन कमीशन के जो क्या थे, रजनीश नाम था कि क्या नाम था, राजीव था, इलेक्शन कमीशन जो चेयरमैन है अभी सर, उनको पूछा गया कि मैंने जब ट्रांसपेरेंसी का डिमांड किया गया तो क्या साझा कर सकते हैं क्या? तो वही बात है कि भाई ट्रांसपेरेंसी दोगे तो लोगों को ट्रस्ट बढ़ेगा ना। ठीक है, तुम ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि ऐसे बहू बेटियों को साझा कर सकते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट, उसके लिए कितना एडिटोरियल आया इंडियन एक्सप्रेस में, मतलब जितने पॉलिटिकल प्रोफेसर लोगों से तो इलेक्शन कमीशन को पूरा धुआं उड़ा दिए थे पूरा, समझ गए? तो जब ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स नहीं रहेगा तो पब्लिक ट्रस्ट डिग्रेड होगा। ठीक है, डिग्रेड होगा। ठीक, गवर्नमेंट स्कैम कह लो या इंस्टीट्यूशनल डिग्रेडेशन कह लो। ठीक, और क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा अगर ये, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, एथिक्स नहीं है सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब कहाँ नहीं था, एथिक्स नहीं है पार्लियामेंट में, तो कोई भी किसी को भी बैठा ले रहा है वहां पे। अगर वहां एथिकल कंडक्ट होता, 43% एमपी आर क्रिमिनल केसेस। और तुम देखे होगे कि पार्लियामेंट के अंदर पता है कि प्रिविलेज है सबको, किसी के ऊपर चार्जेस नहीं लगेगा, और कुछ ऐसा उटपटांग चीज बोल देगा कोर्ट में तो एटलीस्ट चार्जेस नहीं लगेगा। तो एक पार्लियामेंटेरियन थे बीजेपी के, वो पूरा मुस्लिम को ऐसा टारगेट किए थे कि पूरा गाली टाइप दे दिए थे पूरा हाउस में, लेकिन उनके उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशनल डिग्रेडेशन, डिक्लाइन, इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन। तो जब भी एथिक्स नहीं रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो इंस्टीट्यूशन क्या होगा? डिक्लाइन होगा। तो सर एग्जांपल तुम लिख सकते हो GS2 में, जब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट कि प्रिविलेजेस का गलत फायदा उठाया जा रहा है, रूलिंग पार्टी को, मैंने रूलिंग पार्टी इस तरीके से करता है, वो तुम लिख सकते हो। तुमको अभी यहाँ पे इतना बस याद रखो
कि ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहेगा तो सीवीसी होगा। सीवीसी क्या? करप्शन, वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, वायलेशन ऑफ पॉलिटिक्स। और कुछ होगा, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म बढ़ेगा। ठीक है, अब डेफिनेट यही जान लो क्या होता है। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि तुम अपने फैमिली फ्रेंड के अंदर में तुम कुछ किए तो, है ना, कि तुम अगर हो पावर ऑफ पोजीशन में, तुम अपने फैमिली मेंबर को तुम कुछ दे दिए प्रिविलेज, तो उसको बोलेंगे नेपोटिज्म। अदरवाइज फेवरेटिज्म जो है वाइडर है, उसमें तुम किसी को भी दे रहे हो जो अनडिजर्विंग है, किसी को भी फेवर कर रहे हो जो अनडिजर्विंग है। डिजर्विंग है तो फिर फेवरेटिज्म में काउंट नहीं होगा, लेकिन तुम किसी को भी दे रहे हो लेकिन वो अनडिजर्विंग है, ठीक, या फिर तुम प्रोसेस फॉलो करके नहीं दे रहे हो, अपना मर्जी से दे रहे हो, तो बोलेंगे उसको कि तुम फेवरेटिज्म कर रहे हो। ठीक है, अभी क्रिकेट का अभी एक हाईलाइट देखा था जिसमें हर्षित राणा के ऊपर गंभीर को लेके बोला था कि गंभीर फेवरेटिज्म कर रहा है, कि उसको हर्षित राणा पसंद है इसलिए लेके घूमते रहता है जहाँ रहता है। ठीक है, तो फिर क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं ऐसा बात नहीं था, वो कहीं गया हुआ था, उसके लिए स्पेशल बस नहीं गया हुआ था, मैंने स्पेशल सारे टीम के साथ नहीं आया, वो अलग से स्पेशल कार में आया था। तो सब एलिगेशन लगा रहे थे कि हर्षित राणा को क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है, कोई और प्लेयर इससे अच्छा प्लेयर लोग उनको सिलेक्ट करना चाहिए। क्रिकेट में हमेशा तुम देखोगे, क्रिकेट जैसा स्पोर्ट्स वगैरह में ये सब फेवरेटिज्म कीवर्ड घूमते रहता है। एग्जाम्पल अगर देना हुआ तो क्रिकेट का ही देना दे देना कि फेवरेटिज्म वगैरह। पॉलिटिक्स में भी क्या होता है, पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म देखने को मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन में फेवरेटिज्म। ठीक है, कि मेरा मेरा जो फेवरेट है, जो मेरा स्टूडेंट रह चुका है पास्ट में, उसको मैं क्यों नहीं दे दूं, उसको काम क्यों नहीं दिलवा दूं। अब क्या क्या देखे, एथिक्स नहीं था तो ये हुआ सोसाइटी में, ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, ये हुआ इंडिविजुअल में। और एक ऊपर और गए, इंटरनेशनल लेवल में क्या होता है अगर एथिक्स नहीं है तो क्लाइमेट चेंज को आज तक हम लोग रोक ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि नेशन स्टेट जो भी है कंट्री, उनके अंदर एथिक्स कमते जा रहा है, मोरालिटी कमते जा रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है बचाना है बोल के। वार एकदम एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल, यूएसएसआर सॉरी रसिया और यूक्रेन, कमी है एथिक्स का बोल के लड़ाई हो रहा है। रिफ्यूजी क्राइसिस, कि रिफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हो रहा है तो एथिक्स नहीं रहेगा तो क्या होता है, रिफ्यूजी क्राइसिस होता क्यों है? रिफ्यूजी क्राइसिस होता क्यों है कि एंटर करते रहते हैं सब इधर से, मैंने मार रहा है, यहाँ पे रोहिंग्या मुस्लिम को मारा तो वो एंटर कर गए इंडिया में, अब यहाँ पे इनके साथ भी, यहाँ पे भी इंडिया में भी उनके साथ मैंने कंट्री उसको स्टेट जो ये है थोड़ा मतलब बेसिक तो देना चाहिए था, अब ये भी इसको नहीं देगा, तो रिफ्यूजी क्राइसिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लेवल में एथिक्स नहीं रहेगा तो ये सब क्रिएट होगा प्रॉब्लम। बायोएथिकल में क्या एग्जांपल है, अबॉर्शन, कि अबॉर्शन अनएथिकल, अगर एथिक्स नहीं रहेगा तो बायो फील्ड में अबॉर्शन या एनिमल राइट को लेकर तुम लिख सकते हो। अब क्या, ये जो हम देख रहे हैं, एक यहाँ से अभी कीवर्ड सुन लो, इसको बोलते हैं लेवल अप्रोच। ठीक है, लेवल अप्रोच, इसमें क्या होता है कि पहले इंडिविजुअल लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना, फिर स्टेट लेवल पे जाना, फिर नेशनल लेवल पे जाना, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाना। ठीक, पॉइंट यहाँ से जनरेट होना है तुमको। अगर अप्लाइड एथिक्स देता है तो तुम पॉइंट यहाँ से जनरेट करना। अप्लाइड एथिक्स क्या होता है बताऊंगा, कि तुमको सिचुएशनल टाइप दे रहा है वो। ठीक है, सिचुएशनल टाइप कुछ करंट अफेयर टाइप दे दिया कि अभी रिसेंटली देखा गया है कार एक्सीडेंट हुआ है और उसमें क्या करना चाहिए था, ऐसा वैसा कुछ दे देता है, तो अप्लाई करना है तुमको, तो पॉइंट यहाँ से जनरेट करना है कि मैं होता तो इंडिविजुअल लेवल पे ये करता। ठीक है, एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये करता, एज ए स्टेट मैंने अगर स्टेट अथॉरिटी हूँ, पावरफुल हूँ, तो यहाँ से निकालूंगा पॉइंट ए, फिर नेशनल लेवल पे हूँ कुछ किसी तरीके से तो ये करता, और इंटरनेशनल लेवल पे ये करना था। तो पॉइंट यहाँ से एक लेवल अप्रोच बोलते हैं, पॉइंट आसानी से जनरेट होगा एग्जाम हॉल कंडीशन में। ठीक है, अब तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ, एथिक्स क्या करेगा, तो रोल ऑफ एथिक्स का जितना भी तुम कीवर्ड लिखे हो भर देना। व्हाई इट इज ऑल मोर इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इसके लिए भी तुम्हारे पास रेडीमेड है कीवर्ड। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 42 डेवलप करेगा, एग्जाम्पल ये ऐसा देते लिख देना, भर देना ये। एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट टू द सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग, तो सोसाइटी और इंडिविजुअल। ठीक, it is believed that adherence to the ethics in the human action and would ensure in smooth functioning of organizational system, तो ethics ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्पैक्ट करेगा। इफ सो व्हाट डज एथिक्स सीक टू प्रमोट इन ह्यूमन लाइफ इंडिविजुअल लेवल पे, हाउ डज एथिक वैल्यूज असिस्ट, एथिकल वैल्यूज, अब ये वैल्यूज जो है सेकंड चैप्टर में है। ठीक, एथिकल वैल्यू असिस्ट इन द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फेस्ड बाय हिम इन डे टू डे फंक्शनिंग, तो कैसे रिजॉल्व करेगा प्रॉब्लम एथिक्स, तो बताओगे कि एथिक्स अगर डे टू डे प्रॉब्लम में कैसे रिजॉल्व करेगा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जैसे जहां आया मतलब समझना कि सोसाइटी लेवल पे पूछ रहा है वो। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल में पूछ रहा है वो, कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ होता है, दो लोग के बीच में होगा। ठीक है, तो ये सब पूछ रहा है,
पूछ रहा है यहाँ से। अब तुम ऐसा क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास कीवर्ड भरमार है, तुम लिखना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, चैट जीपीटी को पूछना, मैं जो मुझे आंसर बताऊंगा उससे बेटर आंसर वो बताएगा। लेकिन ध्यान रखना कि तुम जो कीवर्ड पढ़े हो वो एक्चुअल में एग्जाम हॉल में प्रैग्मेटिक होकर सोचोगे, प्रैक्टिकल होकर सोचोगे, तुम ये सब लिख पाओगे, ठीक है। और चैट जीपीटी जो देगा तो उसको तुमको इंटरलाइज करने में 2.5 महीना तो काफी नहीं है, इसलिए जितना दिया उतना रटते जाओ आगे, ठीक है। मजा आएगा लिखना आंसर, तुमको खुद लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा पढ़ लिया हूँ जिससे अब आंसर लिखने में बन रहा है। अब आया ठीक है, ठीक है, ये तो खत्म नहीं हो पाएगा और बीच में छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। चलो ठीक है। अब रिलीजियस एथिक्स, कुछ जैसे हम देखे थे कि हमको रिलीजन से भी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा था, तो जो ग्रंथ है वेस्टर्न रिलीजियस का वो बहुत कुछ सिखाता है, जैसे कि बाइबल, ठीक, हॉस्पिटैलिटी, मदर टेरेसा क्या थी, बाइबलिक बाइबलिकल ट्रेडिशन से आती थी मदर टेरेसा, है ना। वो इंडिया में रही जब तक एज ए क्रिश्चियन मिशनरी वो थी यहाँ पे, लेकिन हमेशा लोगों का भला के लिए सोची, ठीक है, कि लोगों का कैसे भला हो, हॉस्पिटैलिटी, ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ वीक। जो गांधी जी इंस्पायर्ड थे लास्ट मैन स्टैंडिंग, वो कोई उनका दोस्त था, उनका जो फ्रेंड था कोई 1905 में लियो टॉल्स्टॉय, हाँ उससे इंस्पायर था वो, उनका ये लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला जो था कि अंत्योदया, जो लाइन में सबसे लास्ट में खड़ा है अंत्योदया, उनसे इंस्पायर था। तो कहाँ से सीखने को मिल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ द वीक, प्रोटेक्शन ऑफ द वीक बाइबल से। अब ये इसलिए कह रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा कि क्यों बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तुमको आंसर लिखते समय ना, जब ये ऐसा पीडीएफ भी ऐसा इसलिए है कि तुमको रिवीजन जल्दी जल्दी होगा, और प्लस जब तुम रिवाइज करोगे ना तुमको सिक्वेंसली तुमको पता रहेगा कि इसके बाद मैं ये पढ़ा हूँ और इसके बाद मुझे ये सब अप्लाई करके आना है एग्जाम हॉल में, एक एक कोई कोई ऑप्शन में, कोई कोई एग्जाम्पल में ये सब लिख लिख के आना है। तो ये तुम सीख रहे हो बाइबल से, अब सब केस स्टडी में यूज होगा। केस स्टडी में तुम रेफरेंस, पासिंग रेफरेंस देना कि बाइबल में भी ये बात बोला है कि प्रोटेक्शन ऑफ द वीक होना चाहिए। अब कोई केस स्टडी ऐसा है जहाँ पे तुमको वीकर सेक्शन को हेल्प करना है, तो तुम लिखोगे तुम्हारा बाय डिफॉल्ट तुम लिखोगे कि जो भी वीकर है उसको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन एक पासिंग रेफरेंस देते हुए जाना कि इनफैक्ट बाइबल में भी लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ द वीकेस्ट, कि गांधी भी बोले हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग का प्रोटेक्शन होना चाहिए, पासिंग रेफरेंस में देते जाना है। अलग अलग आंसर, क्वेश्चन में अलग अलग आंसर रहेगा, पासिंग रेफरेंस अलग रहेगा, रिपीट नहीं करना है सर। फॉरगिवनेस, मर्सी, ठीक है, राम जी राम जी का भी था फॉरगिवनेस वाला नेचर, सबको माफ कर दो। सैंक्टिटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि लाइफ इस बात पे डिसाइड नहीं होना चाहिए कि वो जानवर है कि इंसान है, लाइफ लाइफ होता है, और लाइफ का अपना सैंक्टिटी है। तो इथोनेसिया के अगेंस्ट में है, अधमरा है कि वेजिटेटिव स्टेट में है, लाइफ लाइफ है। अबॉर्शन कर देंगे, और उस अबॉर्शन कैसे कर देंगे, उसका उसके अंदर तो लाइफ आ चुका है, उस बच्चा जो पेट में है तो उसका लाइफ आ चुका है, इसलिए अगर कभी भी कोई ऐसा आता है इथोनेसिया वाला, तो बिब्लिकल ट्रेडिशन के हिसाब से डिमेरिट लिख देना है कि सेंटिटी ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि लाइफ का जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट देने के लिए बात करेगा कोई कि कैपिटल पनिशमेंट देना है, तो बताओगे कैपिटल पनिशमेंट क्यों देंगे, लाइफ का वैल्यू है, अपना कोर इंट्रिंसिक वैल्यू है का लाइफ का। वो बाइबल भी बोलता है कि लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत, उसको किसी भी शर्त में एब्सोल्यूट एथिक्स का बात कर रहा है ये, कि लाइफ को बचाना है, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे काम का है, इसलिए क्योंकि लाइफ है, ठीक है, एब्सोल्यूट है लाइफ। लाइफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो जानवर का हो, चाहे अधमरा आदमी का हो, चाहे वो पेट में बच्चा हो, या फिर कोई कैदी हो, सबका लाइफ। ह्यूमन राइट वाला जो क्वेश्चन आएगा वहां पे भी लिख देना ये, टेररिस्ट का भी लाइफ का वैल्यू है, ये कहता है कौन, बाइबल, ठीक। स्टेवर्डशिप, स्टेवर्डशिप का बात करता है, ये भी बाइबल बात करता है। क्या बोलते हैं कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, आज हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं, या फिर तुम कह लो एसडीजी, याद रखो एसडीजी जो था स्टेवर्डशिप कॉन्सेप्ट पे ही था, है ना, एसडीजी, कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो फ्यूचर जनरेशन है हमारा वो ठीक से उसको यूज कर पाए। तो बाइबल बात करता है कि तुम जो भी कंज्यूम कर रहे हो या कंजम्पशन कर रहे हो, बहुत रेस्पॉन्सिबली कंज्यूम करना, ठीक है, रेस्पॉन्सिबली कंज्यूम करने के लिए कहता है वो एसडीजी, ठीक है। सस्टेनेबल कंजम्पशन, कितना नंबर था एसडीजी, सस्टेनेबल कंजम्पशन, पहला ही क्लास में बोला था एसडीजी, रट के बैठो, टेस्ट लिखने जाओगे कल परसों।
एसडीजी रट के जाओ, एग्जाम हॉल में ये सब तुमको टाइम बचाएगा। तुम आके बोलोगे मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है, पेपर टफ था, तो वो सब बहाना नहीं चलेगा। सब एसडीजी रटो, और जीएस 2 का जो बोला था डीपीएसपी पूरा है, एक एक डीपीएसपी रट के बैठो। आर्टिकल याद नहीं रहता चलेगा, लेकिन अदरवाइज तुम कीवर्ड वगैरह सब रट के बैठे रहो कि हाँ डीपीएसपी में लिखा है। जहाँ कुछ नहीं समझ आ रहा है तो कंक्लूजन में लिख देना कि मैंने इनफैक्ट स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि इस डीपीएसपी इतना को फुलफिल करने का। ठीक है, कंक्लूजन जहाँ समझ नहीं आ रहा है और सब दिख रहा है, क्वेश्चन ओल्ड एज पे पूछा है कि वुमेन पे पूछा है कि चाइल्ड पे पूछा है, वहां पे कोट कर देना लास्ट में कि हाँ ये चीज जरूरी है, क्योंकि स्टेट के ऊपर डायरेक्टिव है कि ऑब्लिगेशन है कि वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करवाए। समझ गए? तो ये सब एसटीजी डीपीएसपी ये सब इन हैंड मैंने हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस, इसको रट के बैठो। रोमन ट्रेडिशन, रोमन ट्रेडिशन जो मैंने रोमन रोमन पीपल, इटली वाला एरिया, ठीक है, इटली, वहां पे जो लोग जिस तरीके से जीते हैं, कम्युनिटेरियनिज्म की, कम्युनिटी वाला बेस्ड लाइफ। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड लाइफ एशियन कंट्री भी जीते हैं, चाइना है, जापान है, इंडिया है, ये लोग का भी कम्युनिटेरियन थिंकिंग है। वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न, तो वेस्टर्न में जैसे यूरोप, यूएसए, ये लोग है क्या है, इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करता है। लेकिन ये कह रहा है कि रोमन ट्रेडिशन जो भी रोमन ग्रंथ है वो हम लोग को सिखाता है भाईचारा, क्या बोलते हैं, कम्युनिटेरियनिज्म, सोसाइटी के बारे में सोचना है बोल के। इनहेरेंट वर्थ ऑफ लाइफ, ये भी बात कर रहा है सेंटिटी ऑफ लाइफ के बारे में। ठीक है, कि लाइफ जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ किसका लाइफ है, किस कंडीशन में है, जो भी है, लेकिन लाइफ को बचाना है, क्योंकि लाइफ का अपना इनहेरेंट वर्थ है, उसका कुछ वैल्यू है अपना लाइफ का। जिन भगवान उसको अगर लाइफ दिए हैं तो कुछ तो उसको सोच के दिए होंगे, इंपॉर्टेंस होगा, वो किसी दूसरे इंसान को लेने का हक नहीं है। अलाउ पीपल टू रियलिस्टिक पोटेंशियल, बोला कि थोड़ा सा, अब ये देखो इनका जो ट्रेडिशन में चीज क्यों आया, ये हमेशा कंपीटिंग रहे हैं, कम्पीट करते रहते थे अगर आसपास में, एक्सपांशनिस्ट आइडिया था। तो इसका ट्रेडिशन में है कि अलाउ पीपल टू रियलिस्टिक पोटेंशियल, उनको अलाउ किया जाए कि वो अपना पोटेंशियल अचीव कर पाए। अब तुम इसको रिलेट कर सकते हो कि वो अमर्त्य सेन का अफर्मेटिव एक्शन की तुम्हारा राइट बेस्ड अप्रोच, उससे भी रिलेट कर सकते हो कि भाई इंडिविजुअल को तुम इतना दे दो कि अपना रियलिस्टिक पोटेंशियल को अचीव कर पाए। ठीक है, सब्सिडियरिटी, सब्सिडियरिटी क्या बोलता है कि, ये कीवर्ड याद रखो, अभी इसको एक बार और यूज करेंगे हम लोग जब सिविल सर्विस वैल्यू, हाँ सिविल सर्विस वैल्यू जब पढ़ेंगे तो उसको वहां पे यूज करेंगे। अकाउंटेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी यूज करेंगे। एनकरेज द ऑटोनॉमी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये लोग बोलते हैं, इनका ट्रेडिशन कहता है कि सब्सिडियरिटी शुड बी प्रिवेल, मतलब ये प्रिंसिपल है, सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पावर होना चाहिए वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। एग्जांपल पीआरआई, अर्बन लोकल गवर्नेंस, ठीक है, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, सब्सिडियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। समझ गए? कीवर्ड याद रखो, सब अप्लाई होगा, यहाँ पे कुछ भी फालतू नहीं लिखा हुआ है और बहुत कम लिखा हुआ है तो बहुत कुछ करना, लेकिन मैं तुमसे एक्सपेक्ट करूंगी एटलीस्ट तुम इतना ही अप्लाई करके आओ, कम से कम, कम से कम मिनिमम इतना कर दिए तो फिर तुम्हारा कॉपी ऐसे ही डिस्टिंक्टिव हो जाएगा, मैंने बहुत अद्भुत हो जाएगा। ठीक है, जस्ट, अब फिर क्या, जस्ट वार थ्योरी, अब ये सब कहाँ पे अप्लाई करोगे, अप्लाइड एथिक्स आएगा, केस स्टडी रहेगा, तो वहां पे कोई चीज को जस्टिफाई करना है तो वहां पे भी यूज कर लोगे। अभी जैसे लड़ाई चल रहा है इसराइल और पैलेस्टीन में, तो इसराइल क्या बोला पता है, ये लाइन बोला था, ठीक है, कि हम लोग वी आर फाइटिंग बिकॉज ऑफ जस्ट कॉज, कि हमको टेररिज्म को खत्म करना है। जस्ट वार थ्योरी को अप्लाई किया था इसराइल कि पैलेस्टीन पे हम इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है जस्टिस चाहिए हमारे लोगों को, इसराइली को, क्योंकि परेशान कर रहे हैं हमें वो लोग। ठीक है, तो जस्ट मतलब ये लड़ाई को भी जस्टिफाई कर रहा है। समझ गए? तो अगर कुछ तुमको अगर खुद डिफेंड करना हुआ लड़ाई को कभी, तो बोलना कि नहीं रोमन ट्रेडिशन में तो है वैसा कि मैंने लड़ाई भी, मैंने जंग भी वाजिब है, जंग भी सही है, तो जस्ट वार थ्योरी, इन प्रोपोर्शनेट वे ऑफ, इन प्रोपोर्शनेट वे फॉर जस्ट कॉज, मतलब कि इसराइल जो अटैक कर रहा था वो बता अपने को जस्टिफाई कर रहा था कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत सही कर रहा हूँ, और मुझे मत बताओ कि कितने लोग मरे, कितने लोग क्या हो रहे हैं, बस मुझे पता है कि मैं सही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रेफरेंस अपना यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, लास्ट है, ये लास्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर इस्लामिक और हिंदू कल करेंगे। प्रोटेस्टेंट एंड ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, डिसिप्लिन सीखने को मिलता है उनसे, डिसिप्लिन, हार्डवर्क ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, एथिकल डुअलिज्म, गुड और एविल एक साथ है। ठीक है, गुड एक तुम देखे होगे ऐसा
कि एक ऐसा ऐसा बना हुआ देखे होगा, यहाँ पे व्हाइट रहता होगा और यहाँ पे ब्लैक रहता होगा। तो इनका मानना है कि हमेशा जब डिसीजन मेकिंग में आएगा ना एथिकल डुअलिज्म, पढ़ेंगे इसको, देखेंगे कि हमेशा एक सिविल सर्वेंट के पास ना एक चॉइस रहता है जहाँ पे अच्छा भी है और खराब भी है। तो उसको क्या करना है कि अच्छाई को बढ़ाना है और जो खराब चीज है उसको घटाना है। तो एथिकल डुअलिज्म को वो हवाला देके वो गुड और एविल को हवाला देके वो चीज को जस्टिफाई कर देगा ये। ठीक। अभी अभी जितना भी तुम पढ़ रहे हो बस स्टार्ट है ये। ठीक है। अब ये सब चीज डिटेल में खुलते जाएगा अंदर, जब जैसे तुम चैप्टर 2 में जाओगे, 3 में जाओगे, 4 में जाओगे, तो थोड़ा और डिटेल में खुलते जाएगा ये चीज। तो इनिशियल स्टार्ट हुआ है तो इस सबसे याद रखो। ठीक है। और बताओ, मैसेज तो बहुत आ गया है। हाँ, तो अब मेरे को बताओ किसका क्या डाउट है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद डाउट लूंगा।